तो आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे यूसीएल राउंड ऑफ 16 में मैनचेस्टर सिटी वर्सेस कोपेनहेगन को, रियल मैड्रिड वर्सेस लाइप्जिग को, एज वेल एज द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द एम्बापे सागा। साथ ही साथ एक डिटेल प्रीव्यू निकालेंगे फॉर द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ पिच रिपोर्ट, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11s और बीसीसीआई के हिस्टोरिक मूव को भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स बिगिन। तो भाई यूसीएल आ चुका है एंड मैं अपने दोस्तों से भी यही कह रहा था कि फाइनली फुटबॉल इज बैक टू इट्स एक्साइटिंग डेज, राइट। क्योंकि फुटबॉल थ्रू आउट दिस सीजन हैज़ बीन क्वाइट बोरिंग एंड फाइनली जब यूसीएल राउंड ऑफ 16 स्टार्ट होता है तो यहाँ से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब थोड़ा फन चालू होगा। ऑल्दो आई वुड से कि राउंड ऑफ 16 इज आल्सो सपोज्ड टू बी वेरी बोरिंग, क्योंकि बहुत ही वन साइडेड फिक्सचर्स हैं। ट्रू बट क्वार्टर्स से असली मजा आना शुरू होगा। आएगा। आई थिंक कि राउंड ऑफ 16 में एटलीस्ट चलो वो थ्रिल आ जाता है कि भाई अब यहाँ से जो भी करेंगे ना काउंट होगा। हाँ। अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं करा तो फिर आप बाहर हो जाओगे। एंड एज वी नो क्रिकेट की भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि थर्ड टेस्ट मैच, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की स्क्वाड आ गई है। एंड इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि प्लेइंग 11 बनाए। उसमें काफी कुछ है डिस्कस करने को। बीसीसीआई ने भी थोड़ा डंडा लगा दिया प्लेयर्स के, राइट। पिच विच के बारे में भी कुछ नई चीज़ें सुनने में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो सारे पॉइंट्स एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। बट वी स्टार्ट विद यूसीएल एंड पहले मैड्रिड की बात करते हैं। एग्जैक्टली। सो मैड्रिड का अवे मैच था लाइप्जिग के साथ। जिनको नहीं पता है, इस बार जो राउंड ऑफ 16 में आज मैचेस हुए हैं, बेसिकली अपना सिटी और कोपेनहेगन का और मैड्रिड का और लाइप्जिग का, ये जो मैचेस थे हमें लास्ट सीजन के ग्रुप स्टेजेस में देखने को मिले थे। एंड कोपेनहेगन से सिटी एक मैच जीती थी, ये ड्रॉ करा था, जिसमें से अवे गेम 0-0 ड्रॉ हुआ था एंड इस बार जीत गए वो लोग अल्टीमेटली। मैड्रिड का लाइप्जिग से ग्रुप स्टेज में मैचेस था, वो अपने घर पे जीते थे 2-0 और दूसरा अवे हारे थे 3-2। इस बार हम लोग 1-0 जीत गए, बट द गेम वॉज नॉट गुड एट ऑल फ्रॉम मैड्रिड्स परस्पेक्टिव। इनफैक्ट आई थिंक कोई न्यूट्रल देख रहा होगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा मैच देखने में, क्योंकि थोड़ा हराम बॉल सॉर्ट ऑफ देखने को मिला था हमें। बट अगर मैं बात करूँ लाइनअप्स की तो लाइप्जिग 4-4-2 के साथ गई थी एंड मैड्रिड भी 4-4-2 के साथ गई थी। मतलब वो तो डायमंड नहीं था मिडफील्ड में। मतलब मैं वही बताऊंगा कि ऑन पेपर 4-4-2 था, बट ऑन पेपर ऑन द फील्ड इट वाज बैक टू अ 4-1-2-1-2। बट अगर मैं बात करूँ पेपर की तो फिर मेंडी स्टार्ट कर रहा था, नाचो, चुआमेनी एंड कार्वाहाल। सो नाचो वाज द ओनली प्योर सेंटर बैक इन आवर लाइनअप। फाइनली वो इंजरी से वापस आ गया था। चुआमेनी सेकंड सेंटर बैक था। चुआमेनी हाँ सेकंड सेंटर बैक था। नाचो वाज द ओनली प्योर सेंटर बैक एंड ही वाज प्रोबब्ली द वर्स्ट वन। अच्छा, वर्स देन चुआमेनी? हाँ डेफिनेटली। लूनेन खेल रहा था हमारे गोलकीपिंग पोजीशन में। ब्राहिम डियाज, क्रूज, कामाविंगा एंड वल्वर्दे। यहाँ पे एक ट्विस्ट ये था कि ऑफन टाइम्स हमने देखा कि कामाविंगा को हम लोग एज अ सीडीएम देखते हैं, बट इट वाज क्रूज दिस टाइम। ही वाज द डीप लाइन प्लेमेकर। हमने देखा हुआ है वैसे, देखा हुआ है एग्जैक्टली। मतलब उनका रोल बीच में स्विच होता है, बट इस बार कामाविंगा को प्रॉपर्ली एज अ सेंटर मिडफील्डर खिलाया गया था एंड ब्राहिम डियाज वाज इन द कैंप पोजीशन एंड आगे विनीशियस और रोड्रिगो थे। I think the important thing was to start Carvajal at the right back position. Why I say so? Because उनके left wing position पे चावी सिमोन्स था। अच्छा। तो चावी सिमोन्स कैन क्रिएट सम डिफिकल्टीज फॉर रियल मैड्रिड। थोड़ा क्रिएटिव प्लेयर है वो, तो उसको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर राइट बैक खिलाना, आई थिंक दैट वाज इंपॉर्टेंट। एंड जब मैच स्टार्ट हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि 2 मैचेस चल रहे थे, दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। एंड मेरे मैच में पीटर ड्यूरी कमेंट्री कर रहा था, तो मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो थोड़ा थ्रिलिंग चीज़ लगेगी देखने में। राइट। ऑल्दो मैच बोरिंग ज़्यादा वही वाला था। हाँ, मैच ज़्यादा बोरिंग वही वाला था। बट अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ स्पेसिफिकली, एंड एक्चुअली में ये चीज़ थ्रू आउट द गेम देखने को मिलेगी, लाइप्जिग वाज द बेटर टीम एंड थ्रू आउट द गेम बेटर। हाँ, थ्रू आउट द, आई थिंक सेकंड हाफ में और बेटर हो गई थी। तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक इन द स्टार्टिंग 20-25-30 मिनट्स लाइप्जिग काफ़ी अच्छा खेली थी। इनफैक्ट पोजीशन भी थोड़ा डोमिनेट कर रही थी, चांसेस भी बना रही थी एंड स्टार्टिंग से ही मैड्रिड का डिफेंस काफ़ी वनरेबल लग रहा था। अच्छा। जो कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि जिरोना के अगेंस्ट हम लोग एकदम ताबड़तोड़ डिफेंसिव डिस्प्ले देके आ रहे हैं, जबकि कोई सेंटर बैक था नहीं। बट जो कमेंटेटर्स थे इंक्लूडिंग पीटर ड्यूरी, दे वर अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि इनके पास प्रॉपर डिफेंडर्स नहीं है इस टाइम पे, एंड देयरफॉर यू कैन सी कि केमिस्ट्री भी नहीं बैठी हुई है एंड प्लस थोड़े मिसप्लेस कर रहे हैं पासेस। एंड जब क्रूज जैसा बंदा मिसप्लेस कर रहा है पासेस, यू नो समथिंग्स रॉन्ग। अच्छा, थोड़ा अंडर प्रेशर लग रही थी। Did he have an off game? नहीं, आई थिंक ओवरऑल गेम ठीक हो गया था उसका बाद में, बट ऑब्वियसली नॉट एज डोमिनेंट एज वी सॉ अगेंस्ट जिरोना। मे बी दैट्स ऑल्सो बिकॉज कि हमारी टीम ही उतना अच्छा नहीं खेली ओवरऑल, तो हमारे पास बॉल इतनी रिटेन ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। बट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट हाफ की, तो इन द स्टार्टिंग 25-30 मिनट्स आई सेड कि वो लोग काफ़ी बेटर टीम थी। इनफैक्ट इन द स्टार्टिंग 2 मिनट्स एक उनका गोल आ गया था जो कि ऑफ साइड हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा शेकी लग रहे थे वो लोग।
एंड स्पेसिफिकली नाचो को मैं इसलिए कॉल आउट करता क्योंकि एट टाइम्स ही वॉज लीविंग हिज पोजीशन, थोड़ा आगे चला जा रहा था कई बार, एंड काफ़ी स्पेसेस छोड़ दे रहा था. मतलब व्हाट आई मीन बाय स्पेसेस कि एक मिडफील्डर ने एक अटैकर को पिक आउट करा बॉक्स के अंदर, पर बॉक्स में इतनी स्पेस छूटी कैसे 2 डिफेंडर्स के बीच में? 4 डिफेंडर्स होते हैं, 2 डिफेंडर्स के बीच में इतनी स्पेस कैसे छूटी कि इतने आराम से उसे गैप मिल गया? तो आई थिंक उस सेंस में नाचो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था देखने में. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द पोटेंशियल रीजन? अभी इंजरी से वापस आया तो इसलिए नॉट इनफ गेम टाइम, रस्टी है, प्लस अभी ट्रैवल करके अवे गेम में है, एंड क्राउड भी काफी अच्छी थी. क्राउड फॉर सम रीजन वाज टोटली अगेंस्ट विनीशियस जूनियर. ये अवे गेम था ना लाइप्जिग में. तो मतलब व्हाई आर यू सरप्राइज्ड कि विनीशियस के अगेंस्ट थी? यूसीएल में विनीशियस हैज हार्डली गॉटन एनी स्लैक. लास्ट सीजन भी बिल्कुल नहीं देखने को मिला था. इस सीजन भी इसने मैच में कुछ नहीं करा उल्टा सीधा, बट पूरे टाइम उसको कुछ ना कुछ बोलने में लगे हुए थे, विस्लिंग चल रही थी विनीशियस जूनियर. व्हाट डू यू थिंक विल बी द रीजन? मुझे तो लगता वही है. नहीं है तो वही, बट आई थिंक लास्ट सीजन कुछ वर देयर रेसिस्ट चांस? नहीं इन जनरल. हाँ आई थिंक, और जब तक है वो कुछ कह भी नहीं सकता आप उसको, बट मतलब दिस वाज समथिंग न्यू. मतलब यूसीएल में देखने को मिली नहीं थी मेरे को ये चीज़ कि विनीशियस के पीछे लोग टारगेट कर रहे हैं. तभी एवरीवन वाज जस्ट टारगेटिंग ला लीगा कि ला लीगा में ये सब चीजें हो रही है, बाहर तो कुछ नहीं हो रहा. ला लीगा में अलग रीजन की वजह से टारगेट कर रहे हैं ना, बिकॉज़ ऑफ द रेसिज्म. यहाँ पे तुम कह रहे हो कि रेसिज्म नहीं हुआ है, हाँ, बट जेन्युइनली टारगेट कर रहे थे. वैसे इंटरेस्टिंग, आई लाइक दैट. ओके, बट अगर फिर मैं मैड्रिड की बात करूँ तो आई थिंक पूरे फर्स्ट हाफ में एक अच्छा चांस था हमारे पास, दैट केम फ्रॉम अ कॉर्नर जब कामाविंगा ने हेडर लिया था एंड इट वाज क्लियर्ड ऑफ द लाइन. तो उसके अलावा ऐसा बहुत कोई क्लियर कट चांस हमारा बना नहीं. एज फॉर लाइप्जिग, उनके कुछ प्लेयर्स, बेंजामिन सेस्को था उनका स्ट्राइकर, ही हैड 2-3 गुड हाफ चांसेस एंड उसको कन्वर्ट कर सकता था. आई थिंक एटलीस्ट एक गोल तो आ जाना चाहिए था लाइप्जिग का. जब 2-3 आपको चांसेस मिलते हैं हाफ चांसेस, तो आप एक तो कन्वर्ट करोगे. दैट इज योर जॉब एज अ स्ट्राइकर. बट वी डिड नॉट गेट टू सी दैट, एंड आई थिंक लाइप्जिग पूरे टाइम पूरे गेम में अपने आप को इसलिए ही कोसेगी कि जब उनके पास चांसेस थे तो उन्होंने उन चांस को लिया नहीं. अच्छा, उसके अलावा डू यू थिंक दे कुड हैव इजीली वन दिस गेम? हाँ आराम से जीत तो जाना चाहिए था. इतने अच्छे चांसेस ही बने. सेकंड हाफ में मैं और बताऊंगा कि कैसे डोमिनेट करा है, बट फर्स्ट हाफ में पोजीशन मोर और लेस आफ्टर 25 मिनट्स एज आई सेड कि मैड्रिड भी थोड़ा दे ग्रू इनटू द गेम, इसलिए पोजीशन थोड़ा इवन आउट हो गया. बट वही बात है कि आप स्टैट्स के पीछे कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो यू विल नो कि लाइप्जिग वाज द बेटर टीम. सो पोजीशन वाइज इट वाज मोर और लेस द सेम. मैड्रिड ने 8 शॉट लिए थे जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे, लाइप्जिग ने 5 लिए थे जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे. बट अगेन मैं वही कहूंगा कि इन स्टैट्स के पीछे कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. गेम को बस देखना है, आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा कि कौन सी बेटर टीम है, एंड दैट वाज लाइप्जिग. उसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड हाफ पे, एंड इट वाज अ सिमिलर स्टार्ट टू द सेकंड हाफ. बहुत कुछ अलग चेंज देखने को नहीं मिला हमें मैड्रिड से. एक जो चीज़ अच्छी थी वो ये थी कि हम लोग पासिंग में थोड़ा काम हो गए थे. क्रूज जैसे लोग भी थोड़ा काम होके पास करते हैं, हेंस हमारे पास से ज़्यादा मिसप्लेस नहीं हो रहे थे. फर्स्ट हाफ में तो डिफेंडर्स भी मिसप्लेस कर रहे हैं, मिडफील्डर्स भी मिसप्लेस कर रहे हैं, एंड बॉल जो है रॉड्रिगो विनीशियस तक पहुंच रही है, बट इतने ट्रांजिशन के टाइम पे पहुंच रही है कि आप एक बार अटैक करने जाओगे फिर उनके पास वापस बॉल आ जाएगी. जो अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि कैसे फॉर द पास्ट 2-3 गेम्स मैड्रिड ने एक नया इंटेंट दिखाना शुरू करा है वेयर दे वांट टू स्कोर फर्स्ट, और थोड़ा इंटेंसिटी स्टार्टिंग से ही रखते हैं. क्या वो इस गेम में दोबारा लैक कर रही थी? आई थिंक लैक तो नहीं कर रही थी. दे वांटेड टू शो दैट इंटेंसिटी, एंड पहले हमने ये भी डिस्कस करा है कि दे डोंट टेक प्रेशर जब वो लोग गोल नहीं भी खाते. तो इस मैच में प्रेशर तो था, तभी पासेस थे, मिसप्लेस भी हो रहे थे. तो आई थिंक सारे प्लेयर्स को बिकॉज ऑफ द यूसीएल टैग, मे बी यूसीएल टैग, बट आई थिंक जब भी आप मैड्रिड के साथ कैसे ही हो सकता है. आई थिंक कुछ गेम्स में तो होता ही है. मतलब हम लोग कहते हैं मेंटालिटी, बट हर गेम में तो वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाएगी. मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज कि कहीं ना कहीं इनको वीक डिफेंस लाइनअप की वजह से शायद वो थोड़ा, आई थिंक वीक डिफेंस लाइनअप था, एंड प्लस वल्नरेबल लग रहे हो. जब आपका टॉप स्कोरर मिसिंग हो, जूड बेलिंगम वाज नॉट प्लेइंग, तो आई थिंक आगे भी थोड़ा सा हेजिटेशन तो रहती है. तो आई थिंक मे बी दिस कुड बी द रीजन, बट अगेन मैं बहुत क्रिटिसाइज करूंगा नहीं इस चीज़ पे, क्योंकि अवे गेम था तो लेट्स ट्रीट दैट टीम ऑल्सो एज अ नॉर्मल टीम. होती है चीज़ें कभी कभी. बट एज आई सेड कि सेकेंड हाफ की स्टार्ट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, एंड बस पासिंग थोड़ी बेटर हो गई थी. बट हमें 4 मिनट के अंदर ही एक गोल देखने को मिल गया, एंड दैट वाज टोटली डाउन टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस. बाद में स्लो मोशन में एक रिप्ले भी दिखाया गया था जिसमें एवरीवन वाज सेइंग दैट इट वाज अ मेसियस्क गोल. हाँ, मैंने भी देखा. लेफ्ट हैंड साइड से वो कुछ सोलो ड्रिबल करता हुआ आता है गिरते पड़ते हुए, एंड फिर बॉक्स के अंदर जाके कर्लर लेता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एंड काफ़ी अच्छा गोल था, एंड इट केम फ्रॉम ब्राहीम डियाज. तो अगेन जब उसे चांस मिल रहा है वो करके आ रहा है.
आज ही वो नहीं खेलता का बेलिंगम होता। हाँ, चांस ही नहीं था खेलने का। बट वही बात है कि जब भी उसे चांस मिल रहा है वो पूरा अपने 100% दे के आ रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बेंच हिम राइट नाउ। एंड इवन सीजन के एंड में हमें सोचना पड़ेगा क्या हमें एग्जैक्टली करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। क्यों? एम्बापे आ जाएगा भाई। लेकिन नहीं यार, मतलब डू यू थिंक कि फिर रॉड्रिगो भी खेलेगा? रॉड्रिगो काइंड ऑफ हैड एन ऑफ गेम टुनाइट, डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। मतलब चलो ये गेम तो छोड़ दो, बट अगर एम्बापे आ भी रहा है, विल कम टू दैट आल्सो। बट मतलब ब्राहीम डियाज को फिर क्या पॉइंट है रहने का मैड्रिड में? वही है ना, आई थिंक एट द एंड ऑफ द सीजन ही विल हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि इस सीजन में हमने रोका सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास अटैकर्स नहीं थे, वरना तो हम रखते भी नहीं उसे, वरना वो लोन्ड आउट ही रहता। तो आई थिंक वही बात है कि मैड्रिड को भी डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको भी आपस में कम्युनिकेट करके देखना पड़ेगा क्या करना है। बट जब वो गोल मारता है उसके बाद वो ऑब्वियसली टच लाइन पे जाता है एंड वहाँ पे विनीशियस, रॉड्रिगो एंड डियाज ये तीनों बेलिंगम वाला सेलिब्रेशन करते हैं ऐसे करके। तो दैट वाज क्वाइट होलसम टू सी। वैसे यूनिटी तो बहुत दिख रही है टीम में। हाँ, बहुत ज्यादा दिख रही है। इवन जब भी कोई बंदा इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता है तो उसके कमेंट सेक्शन में सब लोग अपने कमेंट्स लिखते हैं कुछ फनी। अच्छा। तो दिस इज समथिंग न्यू इन मैड्रिड। हाँ, क्योंकि ये फैमिली वाली चीज वी डोंट एसोसिएट दैट विद रियल मैड्रिड। सब हाँ बारसा से करते हैं, यूनाइटेड से कर लेते हैं, बट मैड्रिड से कभी कोई, मतलब हिस्टोरिकली तो करते ही हैं। आई थिंक मैड्रिड में ये चीज़ काफ़ी नई देखने को मिली है, विच इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग, क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, यंग लोग जो कि पोजीशन के लिए लड़ भी रहे हैं, जो कि आगे जाके फ्यूचर बैलन डोर के लिए लड़ेंगे, बट स्टिल दे हैव दैट कमराडरी बिटवीन देम। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड अगेन आई विल से कि सेकंड हाफ में भी डिफेंस वाज अ बिट शेकी एंड दैट वाज अगेन डाउन टू नाचो। कितनी स्पेसेस वो छोड़ दे रहा था एट टाइम्स। आई होप ही गेट्स बेटर आगे वाले गेम्स में, विच ही विल, क्योंकि काफ़ी मतलब उसको आई फॉरगॉट कि उसको नाम क्या दिया गया, बट बहुत डिपेंडेंट प्लेयर है। मतलब आप इस पर डिपेंड कर सकते हो। डिपेंडेबल प्लेयर है। कुछ भी गलत होता है, कोई भी सेंटर बैक कभी जाता है तो उस पर डिपेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक हंस लो भाई। बट फिर मैं बात करूँ तो एक मोमेंट आया था रियल मैड्रिड के लिए, 70th मिनट पे विनीशियस जूनियर हिट द पोस्ट। एंड ये चीज़ मैंने ट्वीट भी करी है कि से व्हाटएवर यू वांट अबाउट रियल मैड्रिड्स परफॉर्मेंस, बट विनीशियस जूनियर हैज़ बीन टोटली फ्लॉलेस। जब उसको बॉल मिली है, विच वॉज कंपेरेटिवली लेस देन वॉट ही गॉट अगेंस्ट जिरोना, क्योंकि पोजिशन उतना रखा नहीं हम लोगों ने, बट जब उसे बॉल मिली है, विच वॉज मतलब मोस्टली ऑन काउंटर्स। सेकेंड हाफ में तो हम लोग प्रॉपर ऑन काउंटर ही खेले। तो जब उसे बॉल मिली है वो इतनी ईजिली ड्रिबल पास कर रहा था लोगों से, एंड ये जो उसने पोस्ट मारी ये भी ऑन द काउंटर मिली थी। रॉड्रिगो लेड हिम ऑफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वहाँ पे उसे दो लोगों को फेक करा पहले शूट से, एंड देन अंदर लेके लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट लेग से एक सॉर्ट ऑफ शूट मारी एंड वो पोस्ट पे लग गई। तो बहुत अच्छा गोल हो जाता वो, काइंड ऑफ अनलकी, बट एटलीस्ट हमें देखने को मिल रहा है कितना अच्छा खेल रहा है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर क्राउड भी उसके अगेंस्ट है बट ही इज हैविंग अ गुड गेम, why could he not score or at least give an assist इस मैच में? I think that was totally down to the team's performance. बहुत सर्विस मिली नहीं उसको। हाँ, he was totally flawless. रॉड्रिगो को आप कुछ कह सकते हो, मिडफील्ड को आप कह सकते हो कि you did not control the ball, you did not control the tempo of the game. डिफेंस तो as I said बहुत ही ज़्यादा lackluster था। मतलब would you say he was the only bright spot in the attacking half? विनीशियस जूनियर एंड लूनन। लूनन के लिए भी मैंने कहा है, in the whole game he made 9 saves. नहीं, मैं अटैकिंग हाफ में कह रहा हूँ। हाँ, आउटफील्ड प्लेयर्स में जितने भी थे उसमें से विनीशियस था, एंड बाकी आई थिंक 2 लोग थे जिनकी वजह से हम लोग ये विन निकाल पाए अल्टीमेटली। वन वाज विनीशियस जूनियर, सेकंड वाज लूनन, एंड ब्राहीम को भी आप कह सकते हो कि उसने तो गोली मारा है। बट लूनन ने तो अपनी वो केपा वाले जो भी उसके फाइट चल रही थी आपस में, ये कौन स्टार्ट करेगा, ही हैज टोटली सीमेंटेड हिज प्लेस। 9 saves in this match, almost you can say single handedly gave us the win. तो आई थिंक उसकी प्लेस तो फिक्स्ड है। Who had more impact between these three? आई थिंक सबसे ज्यादा लूनन ही कहूंगा मैं, क्योंकि लाइप्जिग वाज द बेटर टीम, काफी ज्यादा शॉट्स भी ले। सेकंड हाफ में इफ आई टेल यू राइट नाउ तो लाइप्जिग ने 10 शॉट लिए थे जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे। मैड्रिड ने सिर्फ सेकंड हाफ में 10 शॉट लिए, और मैड्रिड ने 7 लिए थे जिसमें से 1 ऑन टारगेट था और वही गोल ही आया था। 49th मिनट के बाद एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं आया मैड्रिड का। तो कुछ भी कह लो, लूनन ने बचाया तो है ये गेम हमारे लिए। एंड एक जो फाइनल चीज़ मैं बोलूँगा जिसमें थोड़े पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है रियल मैड्रिड के लिए, वो ये था जब ब्राहीम डियाज को इंजरी हो जाती है तो वो काउंटर अटैक स्टार्ट कर रहा था बंदा अपने हाफ से, कुछ 1-2 लोगों से कटाता है, हाफ लाइन तक पहुंचा और फिर करते करते एकदम से रुक गया। बॉल उसने साइड कर दी और एकदम से रुक गया, हाथ ऐसे खड़े कर दिया, तो मैड्रिड के प्लेयर्स भी नेचुरली रुक गए।
और लाइप्जिग इतनी चालू थी, उन लोगों ने प्ले कंटिन्यू करा, तुरंत काउंटर अटैक बनाया एंड दे ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल। तो उसके चलते रियल मैड्रिड प्लेयर्स काफी गुस्सा हो गए थे। एंड अगेन अगर हम लोग रूल्स के हिसाब से चले तो कुछ गलत नहीं करा लाइप्जिग ने का नॉकआउट। एंड ये कमेंटेटर भी ये कह रहा था कि किस बात के लिए गुस्सा हो रहे हो, नॉकआउट गेम है ये, वो तो करेंगे ही करेंगे, अपने होम गेम है उनको। और एक प्लेयर बैठा तो ये दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि सभी लोग रुक जाओ। जब तक रेफरी विसल नहीं बजाएगा तब तक यू डोंट हैव टू स्टॉप। बट उस पर काफ़ी गुस्सा हो गए थे। एंड इसके बाद से जितना भी गेम बचा था 20-20 मिनट का, वो पूरा गेम काफ़ी इंटेंस था। क्राउड भी काफ़ी विसल कर रही थी बार बार रियल मैड्रिड को, एंड गेम भी थोड़ा फाउल ज़्यादा होने लग गए थे, येलो कार्ड्स मिल रहे थे, तो उसके चक्कर में गेम थोड़ा इंटेंस हो गया था वहाँ पे। कार्वाहाल को येलो कार्ड मिल गया था, विनीशियस को येलो कार्ड मिल गया था। एंड विनीशियस को अगेन जो येलो कार्ड मिला बहुत स्टूपिड चीज़ के लिए मिला है। कॉर्नर ले रही थी लाइप्जिग, तो वो आगे जाके खड़ा हो गया, थोड़ी जो जितना डिस्टेंस रखना होता है उससे थोड़ा आगे खड़ा हो गया। तो पहले प्लेयर्स ने हटाने को बोला उससे, वो बस नॉर्मल खड़ा रहा। फिर रेफरी आया, उसने कहा थोड़ा पीछे हो, तो उसने कुछ ऐसे करा, बस ऐसे ही करा, कुछ बोला नहीं था, सिर्फ ऐसे करा। एंड फिर वो येलो कार्ड दिखाने लग गया। तो मतलब कह सकते हो कुछ करा नहीं, बट क्यों करना है आपको, पंगे क्यों लेना? हाँ, लेने ही क्यों है पंगे। बट चलो येलो कार्ड अभी इस लेग में मिल गया, सेकंड में मिलेगा तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि रीन्यू हो जाते हैं बाद में। बट इसके साथ रियल मैड्रिड जीत गई। एंड अगेन मेरे जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज रहेंगी वो 3 प्लेयर्स ही रहेंगे, इसमें से किसी एक को देना है तो मे बी आप अल्टीमेटली लूनिन को ही दोगे क्योंकि उसने गेम बचाया हमारे लिए। डिड मैड्रिड डिजर्व टू विन दिस गेम? आई थिंक डिजर्व का वही पॉइंट है यार, जो जीतता वो डिजर्व करता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आई थिंक इफ अभी जो यूनाइटेड के लिए मैंने कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, यूनाइटेड और अपना एस्टन विला का जो गेम था, एस्टन विला हैड ऑल द चांसेस इन द वर्ल्ड, 6-7 गोल वो मार सकते थे, बट क्यों नहीं मारे, क्योंकि उन लोगों ने अपने चांसेस नहीं लिए। मैड्रिड ने एक चांस था, वो उनने एक गोल मार दिया और फिर बाकी गोल खाए नहीं, वो लोग कंसीड नहीं करे। तो अगर कोई अनडिजर्विंग में बोलेगा तो मतलब मैं कहूंगा कि क्या ही अनडिजर्विंग बोलूं मैं। अनडिजर्विंग नहीं, डिड लाइप्जिग डिजर्व इट मोर? मे बी, हाँ, क्योंकि दे प्लेड द गेम बेटर। तो हाँ, आप कह सकते हो वो चीज़, बट वही बात है कि उनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चीज़ दिख गई, दे कुड नॉट टेक द चांसेस एंड मैड्रिड ने एक गोल मार दिया। बट 1-0 की लीड है एंड अब सांटियागो बर्नाब्यू में होगा। ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि वो लोग ले जाएंगे ड्रॉ को। क्या लगता है सेकंड लेग की प्रेडिक्शन करें तो? आई थिंक कंसीड तो हम करेंगे ही, एंड कंसीड करेंगे। अभी तो हमने भाई 0 पे रोक लिया, अब मतलब वही है ना कि रुक गए बट आई थिंक स्टिल कंसीड करेंगे हम लोग, बट विल मैनेज अ विन वहाँ पे भी मे बी। मेरी प्रॉब्लम पता क्या, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि अभी लाइप्जिग के अगेंस्ट लोग स्ट्रगल अगर कर रहे हैं तो क्वार्टर्स या सेमीज में आके जब बड़ी टीम्स मिलेंगे तब कैसे सर्वाइव करेंगे? भाई मैड्रिड है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके उखाड़ लेंगे। नेक्स्ट में अपना वो भी आ जाएगा, जूड बेलिंगम भी आ जाएगा नेक्स्ट लेग में। तो उससे भी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मिडफील्ड में एक वो तो था भाई, जूड बेलिंगम की प्रेजेंस जो है वो लैक तो हम कर रहे थे, जो थोड़ा एक एक्स फैक्टर लेके आता है, जो फिजिकलिटी लेके आता है, ड्रिबलिंग लेके आता है, अलग पासिंग लेके आता है, जो रन्स बनाता है बॉक्स के अंदर, वो सब चीज़ें करने वाला था नहीं कोई इस बार। तो आई थिंक जूड बेलिंगम की क्वालिटी हम मिस तो थोड़ी कर रहे थे, बट आई थिंक कि मतलब हम कैसे भी विन्स निकाले ना, अल्टीमेटली वी कांट जज दिस टीम, क्योंकि इतनी अजीब टीम है, कभी बहुत ही अच्छा खेलेगी, मतलब चाहे वीक टीम के अगेंस्ट गंदी परफॉर्मेंस भी हो ना तो भी टॉप टीम के अगेंस्ट निकाल लेगी विन समहाउ, जो कि थ्रू आउट द सीजन देखा हमने। और मेन पार्ट है कि चाहे अच्छा खेले चाहे बुरा खेले लेकिन रिजल्ट निकालना चाहते हैं। हाँ, जीत रहे हैं। तो आई थिंक जब तक वो है तो इट इज़ अ वेरी सेफ बेट कि रियल मैड्रिड जीत जाएगी। बट हाँ भाई, लाइप्जिग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि 1-0 ही है इस टाइम पे। मतलब ये परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैड्रिड डीप रन बनाएगी? हाँ, बनाएगी तो है। मतलब इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहाँ से बनेगी भाई, बनेगी। मतलब वही बात, सिर्फ एक परफॉर्मेंस के बेसिस अब ये नहीं कह सकते ना कि नहीं भी बनाएगी। इससे पहले तक सबको लग रहा था बनाएगी, अब एक गंदी परफॉर्मेंस है तो सब कह रहे नहीं बनाएगी। टीम में तो कितनी वो थी, प्लेयर्स ही नहीं थे। तो आई थिंक कुछ भी हम लोग डीप रन तो बनाएंगे। बट हाँ भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर रियल मैड्रिड। नाउ मूविंग ऑन टू मैनचेस्टर सिटी। भाई सिटी का भी मैच आई थिंक ऑन पेपर जैसा हुआ है उससे थोड़ा क्लोज था। Although one could argue कि भाई जब ये क्लोज था तब भी सिटी ही डोमिनेट कर रही थी। Okay. थोड़ा पेक्यूलियर सा गेम था एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली। लाइनर्स पे जल्दी से चलते हैं। सबसे बड़ा जो एक सरप्राइज था वो था कि ग्रिलिश स्टार्ट कर रहा था। Although वो भी उल्टा पड़ गया इवेंचुअली, आई विल डिस्कस हाउ। बट बाकी भाई पीछे बैकलाइन से शुरू करते हैं। एडिसन बिटवीन द स्टिक्स आके, डियाज, स्टोन्स, वॉकर। आज मुझे ऐसा लगता है ना कि सिटी की जो लास्ट सीजन में यूसीएल की मेन टीम थी ऑलमोस्ट वो पूरी खेली है। Okay. फाइनली वो सारे प्लेयर्स, स्टोन्स, आके, डिब्रोइना, ग्रिलिश, जो मेन प्लेयर्स थे पिछले सीजन के, सब वापस आ गए।
तो ऊपर फिर रॉड्री था, रॉड्री के साथ आज स्टोन्स डबल पिवट बना रहा था, वही बैक टू द ओरिजिनल टैक्टिक्स। राइट। तो इसीलिए मुझे मतलब ये बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लोग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ रहे हैं जो कि पिछले साल दिखाए थे इन्होंने। ऊपर जो 4 प्लेयर्स थे, फोर्डन अपना राइट विंग पे, ग्रिलिश लेफ्ट विंग पे था, बीच में सिल्वा और डे ब्रुयना थे। इन दोनों ने जो आतंक मचा रखा था गेम में, दे वर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच इजीली, दोनों सिल्वा एंड डे ब्रुयना। एंड अप टॉप ऑब्वियसली हालैंड, जिसका गेम आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग था। आई विल कम टू इट हाउ। लेट्स कम टू द फर्स्ट हाफ। भाई सिटी पहले हाफ से पहले मिनट से जो डोमिनेशन दिखा रही थी, मतलब हम लोग अभी कोपेनहेगन को लास्ट टाइम देख के आ रहे हैं अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, गैलाटासराय, जहां पे इन लोगों ने डिस्पाइट बीइंग द अंडरडॉग ऐसा दिखा रखा था कि भाई हम ही डोमिनेट करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी एटलीस्ट अगेंस्ट सिटी ये लोग एक वैसा माइंडसेट तो रख के आएंगे कि शायद हम फेवरेट्स ना हो, बट हम अपने घर पे खेल रहे हैं तो हम डर के नहीं खेलेंगे। स्पेशली जब हम लोग जानते हैं कोपेनहेगन में कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है अपने स्टेडियम के अंदर। मतलब नॉट जस्ट दैट बट फ्रॉम द टीम ऑल्सो, जो करेज हमें देखने को मिला है इन द ग्रुप स्टेज, राइट, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला इस बार हमें। ओके। ऐसा लग रहा था कि गेम में एंटर करती, पिच पे एंटर करती, कोपेनहेगन एक्सेप्टेड कि वी आर द सेकंड बेस्ट टीम, हम बहुत ही ज़्यादा फर्क है हम में और उनमें, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हमसे वो, तो हम तो एज मिनोज ही खेलेंगे। वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। और तो मैं ये जरूर कहूँगा कि हम ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कोपेनहेगन से। डेफिनेटली कोई भी टीम सिटी के अगेंस्ट होगी, और स्पेशली ऐसी टीम जो कि एकदम इररिलेवेंट है यूरोप में, तो आपको भाई वो अज्यूम करके चलना कि ऐसा ही होगा। यूनाइटेड के अगेंस्ट चोड़ सकते हो, लेकिन सिटी एक अलग लेवल है। सो सिटी के लिए बहुत इजी था भाई डोमिनेट करना स्टार्टिंग से, चाहे वो पोजीशन हो, मतलब पहले 10 मिनट के अंदर 2 आई थिंक टैप-इन्स ऑलमोस्ट मिस हुए। एक डे ब्रुयना का हेडर था जो कि बहुत इजीली हो सकता था गोल, एक आके ने एकदम गोल के सामने से मिस कर दिया था, ऊपर ही मार दिया था। तो 2 गोल तो 10 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। बट देन कम्स डे ब्रुयना एंड व्हाट अ फिनिश इट वाज फॉर द फर्स्ट गोल। टाइट एंगल से राइट हैंड साइड से उसने राइट फुट से फिनिश करा। आई थिंक उसकी फिनिश काफी अच्छी थी। एंड व्हाट आई सेड अबाउट लाइप्जिग, ऐसे टाइप के चांसेस जो डे ब्रुयना को मिला था, जो फर्स्ट गोल था उसका, ऐसे चांसेस काफी ज्यादा लाइप्जिग को भी मिले थे। बट वही बात है कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके लिए आपको वो क्लासी फिनिश चाहिए, जैसे उसने डे ब्रुयना बीट करा कीपर को। इट वाज प्योर क्लास फ्रॉम हिम। एंड डे ब्रुयना भी भाई, अगेन कुछ भी कहो भाई, वो जब से वो आया है, जो क्लॉप ने जब भी वो कुछ गोल असिस्ट देता है, मेरे दिमाग में वही आती है स्टेटमेंट कि डे ब्रुयना इज कमिंग बैक एंड द होल वर्ल्ड इज शेकिंग। वो दिख रही है वो चीज। एंड उसके बाद भी मतलब सिटी रुक नहीं रही थी। उसके बाद सिल्वा भी आई थिंक एक शॉट लेता है जो कि कीपर के हाथों से डिफ्लेक्ट होकर पोस्ट पे लग जाती है। ओके। तो ऐसे ही 2-3 शॉट्स मतलब बन रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड दिस इज द गुड पार्ट, ये मेरा लेसन रहेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम द फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस, कि हम लोग अभी पिछले 3-4 मैचेस को कवर जब कर रहे थे रिसेंटली इन द प्रीमियर लीग सिटी के, तो हम डिस्कस कर रहे थे कैसे इन लोग के फर्स्ट हाफ में शॉट तो 9-10 होते हैं रिगार्डलेस, बट उनकी XG बहुत कम होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, विच मीन्स कि इन लोग के पास कोई क्लियर कट चांसेस क्रिएट ही नहीं करके दे पा रहा है। वो दूर दूर से शॉट ले रहे हैं, उसमें कीपर एग्जैक्टली कुछ टेस्ट भी नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक मैसिव इंप्रूवमेंट था, ना कि इन्होंने एक गोल भी मारा, बट ऑल्सो द फैक्ट कि XG इन लोगों की 2 की XG थी फर्स्ट हाफ में। ओके, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस टू सी। इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय 12 शॉट्स, 12 शॉट ले लिए थे इन लोगों ने, और 4 ऑन टारगेट भी थे, पोजीशन भी 75% था, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था। बट फिर एक क्रूशियल पॉइंट आता है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रिलिश लिम्प करने लग जाता है, एंड आई थिंक कोई काफ में कोई स्ट्रेन पड़ा उसके, दोबारा तुरंत लेट गया था वो। इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर हिम, बिकॉज अब फिर वो डोकू दोबारा खेला एंड ही वाज आल्सो प्रीटी गुड। इस साल अभी जब से शुरू हुआ 2024, कुछ ऐसा स्टैट था, उसने शायद टोटल में 74 मिनट्स खेले थे। ओके, तो मतलब आई डोंट थिंक उसके लिए कोई अच्छा चल रहा है अभी। आई थिंक वही बात है कि अब और भी डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए टीम में आना। इतने टाइम से हम लोग बोल रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी सबको बताने को कह रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद ग्रिलिश, क्योंकि लास्ट सीजन तक ही वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम, एंड इस सीजन में एकदम ही ऑफ दिखाया। इंजर्ड था, फिर वापस आया तो चांस नहीं मिला, बीच में चांस मिला फिर वापस ड्रॉप हो गया, उसके जब अब चांस मिला तो इंजर हो गया। तो इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर हिम, क्योंकि लास्ट सीजन जैसे खेलते हुए आ रहा था, अगर वैसा ही खेलता तो सिटी कुड हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट, क्योंकि डोकू इज स्टिल अ रॉ प्रोडक्ट राइट नाउ। ग्रिलिश इज अ मच मोर एक्सपीरियंस प्लेयर, एंड यूसिल में यू नीड एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद एक छोटा सा मोमेंट आता है जहाँ पे फोर्डन भी लिम्प कर रहा था थोड़ा सा। ओके, तो एक ऐसा इंजरी स्केयर था कि कहीं ये भी तो इंजर्ड नहीं हो गया। ऑल दो उसने फिर पूरा गेम खेला थैंकफुली, बट आधा घंटा हो जाता है और ऐसी गेम निकल जाता है। सिटी ने गोल मार रखा है, पूरा डोमिनेट कर रही है भाई। 11 क्या, कीपर तो अलग होता है, 10 के 10 प्लेयर जो है ना वो फाइनल थर्ड के अंदर थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इतना ज्यादा हाई प्रेसिंग थी, राइट। सारे लोग इतनी बड़ी हाई लाइन खिला रहे थे
अंदर ही घुसे हुए हैं एकदम गोल के. बट आउट ऑफ नोवेयर देन कम्स द इक्वलाइजर फ्रॉम कोपेनहेगन. और फिर एक सेकंड के लिए लगा था कि क्या ये लोग फिर से सरप्राइज कर सकते हैं, बिकॉज एडरसन के पास बॉल होती है, वो गोल किक से स्टार्ट कर रहा होता है एंड क्या पास करता है वो एकदम से यार. राइट. मतलब यही बॉल प्लेइंग कीपर के साथ सबसे बड़ा रिस्क होता है. अगर तुमने डीप से बिल्डिंग फ्रॉम द बैक अगर पास सही नहीं निकाला पहला वाला और पीछे से कोई उनका अटैकर प्रेस कर रहा हो, देन यू आर इन फॉर अ ग्रेट मेसअप. कोपेनहेगन का एक प्लेयर शूट लेता है, वो डिफ्लेक्ट होती है एंड फिर इट लैंड्स ऑन द गाय मैग्नस करके कोई था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उस बंदे ने जो मतलब शॉट लिया है फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द बॉक्स कर्ल करके बाहर मारा फार पोस्ट पे, मतलब वो उसी टाइप का गोल था जो सिटी को ब्रेक कर सकता था उसने. हाँ, आई थिंक ये ऐसे गोल्स हमें देखने को मिले. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ शोज कि कोपेनहेगन में एटलीस्ट वो स्पिरिट तो थी थोड़ी बहुत, कुछ भी कह लो. या पॉइंट ये था कि दैट वाज देयर फर्स्ट शॉट इन द गेम. आधा घंटा हो चुका था. हाँ. और आपका पहला शॉट आया. Right. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने एक गोल मारा था पहले हाफ में, बट इनका XG पहले हाफ का 0.25 का था, विच जस्ट सम्स अप द स्टोरी. इन लोगों ने हार्डली कुछ क्रिएट करा या मौका दिया गया इनको क्रिएट करने का. हाँ. मेरे लिए प्रॉब्लम वही थी कि ये ट्राई भी नहीं कर रहे थे. दे वर सिटिंग बैक लो ब्लॉक में, कि मतलब अज्यूम करके कि सिटी हमें डोमिनेट करेगी, बाय चांस हमें कोई चांस मिल गया काउंटर पे तो हम मार देंगे. देयर वाज नो एफर्ट और इंटेंट फ्रॉम दैट साइड. ये गोल भी थोड़ा लकी था एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे था आई वुड से. व्हाट वाज गुड फ्रॉम सिटी वाज कि इस गोल के खाने के बाद ये लोग थोड़ा कंधे नहीं झुके इनके, ये और ज़्यादा प्रेस करने लग गए कि भाई हमें गेम किल ऑफ करना है, वी आर चैंपियंस. एंड उसी के चलते हुए इसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है डी ब्रुयना का भी था. उन्होंने उसको 2-3 बार स्पॉट किया था. जब एक होता है ना कि यार इट इज़ वेरी इजी, आपने गोल भी मार दिया, आप चांसेस क्रिएट करके दे रहे हो, अगर आप बॉल कैरी कर रहे हो आगे और आपको 2-3 बंदे प्रेस कर रहे हैं तो आप फाउल के लिए अपील कर दो, ठीक है, या फिर रुक के कह दो कि यार मैं क्या ही करूँ, कितना एफर्ट डालूं, कितनी एनर्जी वेस्ट करूँ. राइट. वो ईजी एक्सक्यूज बन जाता है. बट व्हाट आई लाइक्ड वाज कि भाई वो बंदा रिलेंटलेसली फिर भी बॉल कैरी करने का ट्राई कर रहा है. हाँ. लड़ झगड़ के गिर पड़ के ट्राई कर रहा था. एंड यही हमने देखा जो सेकंड गोल आया था. हाँ. उसमें भी ऑल्दो उसका असिस्ट नहीं हुआ था वो, बट ही कैरीड द बॉल फ्रॉम फार बिहाइंड एंड सिल्वा ने जो फिनिश करा वंस अगेन अ ग्रेट फिनिश जस्ट लाइक डी ब्रुयना हमारा राइट पहले गोल में. वो एक्चुअली वो डिफिकल्ट एंगल भी था काफी ज्यादा, राइट हैंड साइड से ही था, बट जो भी उसने सॉर्ट ऑफ चिप करा अपने लेफ्ट लेग से राइट हैंड साइड में जाते हुए बॉल को. आई थिंक काफी डिफिकल्ट एंगल था. एंड अगेन इट वाज अ वेरी गुड फिनिश फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा. एंड बर्नार्डो सिल्वा का भी यूसीएल में ही टर्न्स अप टू नेक्स्ट लेवल. हाँ भाई, यूसीएल में बर्नार्डो सिल्वा इज अ नेक्स्ट लेवल प्लेयर. आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम. राइट, कोई क्वेश्चन नहीं है अलोंग साइड डी ब्रुयना. इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है एंड नाउ वील मूव टू द सेकंड हाफ, बिकॉज यहाँ पे कोपेनहेगन क्या करती है, देयर इज अ टैक्टिकल शिफ्ट. अब ये लोग 5 एट द बैक खिलाने लग जाते हैं. दे गो मोर डीप. पहले 4 एट द बैक थी, अब 5 एट द बैक खिलाने लग गए. राइट. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हम 2-1 हार रहे हैं और अगर हमने यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकाला तो भाई उनके घर पे एटिहाड में तो हम पिटने वाले. दे गो इवन मोर डिफेंसिव. आई थिंक इसके पीछे अप्रोच यही था कि विंग्स को एकदम वो कर दो, कट बैक कर दो, कि भाई 2 हमारे पास पूरे विंगर्स पड़े हुए हैं, विंग बैक्स पड़े हुए हैं, बीच में 3 डिफेंडर्स भी हैं, तो सिटी जो विंग्स के थ्रू गेम क्रिएट कर पा रही है, इतना ज़्यादा क्रॉसेस मार रही है, वो हमने एकदम कट ऑफ कर दिया 5 एट द बैक से. राइट. एंड इसका एक डाउन साइड क्या था कि अब आपका जो भी अटैकिंग चांस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ काउंटर्स पे बन सकता है. लॉन्ग बॉल काउंटर पे बन रहा है और कोई चांस ही नहीं बनाने का, क्योंकि सिटी आपको कोई चांस देगी नहीं. और राइट. एंड सो इट बिकेम इवन ईजियर फॉर सिटी टू डोमिनेट इन माई ओपिनियन. मतलब पोजेशन, बॉल, पासिंग, हर चीज़ एकदम उनके हाफ में जाके डोमिनेट कर रहे थे. आई थिंक शायद कोपेनहेगन यहाँ पे एक ट्रिक मिस कर गई, बिकॉज मिडफील्ड से भी एक बंदा हटा के इन्होंने डिफेंस में डाल दिया. ऑलरेडी आप लो ब्लॉक खिला रहे थे. You needed to score, not to defend the upcoming goals from City. वो मेंटालिटी में प्रॉब्लम थी. अगर यहाँ पे यूनाइटेड होती सामने, आई एम प्रीटी श्योर कोपेनहेगन सोचती कि 2-1 तो है, हम 2 गोल और मार देंगे. वो तो दिखा था. हाँ वही. तो वो मेंटालिटी कि हम 2-1 डाउन है तो हम 2 गोल मार के 3-2 कर देंगे, वो नहीं दिखी यहाँ पे. एंड वंस अगेन आई वुड नॉट ब्लेम. हाँ, सेम. आई थिंक पूरा प्लान ही उनका एक्चुअली वही होगा, स्पेशली इन द सेकंड हाफ. एज यू सेड कि टैक्टिकल शिफ्ट हुआ कि हम 5 एट द बैक खिला लेते हैं, एक चांस तो बनेगा ही बनेगा, और फिर उसमें अगर हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से लेके गोल मार दिया तो 2-2 हो जाएगा. मतलब द बेसिक एम ऑफ द टीम वुड हैव बीन कि हम लोग जितना लेट ले जा सकते हैं ना गेम को, उतना लेट ले जाएंगे, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो एटिहाड में हो जाके. पॉइंट ये था कि दे डिड कम क्लोज टू लुकिंग लाइक अ थ्रेटनिंग टीम. आई से माई वर्ड्स वेरी विद अ लॉट ऑफ कॉशन हियर. They came close to looking like a threatening team. ये नहीं कि they came close to scoring.
वो थ्रेटनिंग चांस क्रिएट करने के पास आ रहे थे लेकिन क्रिएट नहीं कर रहे थे एग्जैक्टली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेकंड हाफ में इन्होंने पूरे में सिर्फ एक ही शॉट लिया है, टारगेट में तो वो भी नहीं था, बट लिया ही इन टोटल एक शॉट है। तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि सिटी के लिए गेम कितना ईजी हो गया था। एंड फिर मतलब इट वॉज अ वेरी ईजी राइड। लास्ट में आते आते आई स्टार्टेड टू सी मोर ऑफ हालैंड अ बिट, बिकॉज नाउ लेट्स कम टू हिम। आई थिंक पूरे मैच उसने फिर से घोष करा। ओके। एंड हर बार हम लोग क्वेश्चन यही करते हैं कि यार एज अ सेंटर फॉरवर्ड मे बी उसका रोल ही वही है, गॉर्डोन ने उसका रोल ही ये दे रखा है। एक साल से हम देख रहे हैं उसको कि भाई तू टचेस वचेस ज़्यादा नहीं लेगा बॉल पे, बट जब बॉल आएगी तब स्कोर करना है। एट वॉट पॉइंट डू यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट एंड से कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है? डिड ही गेट एनी चांसेस इस गेम में? भाई ही वॉज एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ फ्यू चांसेस। ऐसा नहीं है कि ही डिड नॉट गेट एनी चांसेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं वही बोलने वाला था, टुवर्ड्स द एंड तो उसके 2-3 शॉट लगातार कीपर ने रोके हैं। He himself looked like a frustrated figure. Okay. कि मेरा गोल क्यों नहीं आया इस मैच में। उसे लगा होगा कि ये इजी गेम था गोल स्कोर करने के लिए, एंड यूसीएल का गेम था। क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था वो, अनटिल फिर कि भाई उसी में आखिरी के डाइंग मिनट्स में डे ब्रुयने ने एक और असिस्ट दे दिया, फोर्डन को गोल मार दिया। दैट वाज आल्सो अ ब्यूटीफुल असिस्ट एंड अ ब्यूटीफुल गोल। एकदम ही डिफेंस को खोल दिया, खाली नेट पे उसको मारने को मिल गया फोर्डन को, कट बैक करके। टिपिकल थोड़ा बहुत पता ही वैसा था जो कि मेसी ने ग्वार्डियोल से जो कटा के नहीं दिया था क्रोएशिया गेम्स। इतना अच्छा था? नहीं मतलब इन द सेंस कि जो एंगल था पास का, कि मेसी ने पूरा कटा के कॉर्नर के पास तक ले जाके फिर कट बैक कर दिया, राइट। एंड फिर वन टच पे उसने अल्वारेज ने मारा था। काइंड ऑफ बॉल का एंगल वैसा था। ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रिलियंस वैसी थी, बट इसी के चलते इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल विन फॉर सिटी। आई थिंक वंस अगेन इफ वी कम टू द स्टैट्स एट द एंड ऑफ द गेम, इन लोगों ने 23 शॉट्स लिए हैं, 9 ऑन टारगेट थे। एक्सजी भी ऑलमोस्ट 3 का था इनका, 2.97 का। राइट। पोजेशन भी 75-80% था। अगर तुम मैच ना देखो, तुम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देख लो ना, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या थी। एंड एज यू सेड कि पिछले मैच में जो हमने अभी मैड्रिड का मैच डिस्कस करा कि स्टैट से पूरा कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चल रहा। आईड आर्ग्यू कि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम सिटी वाले मैच के स्टैट्स देखोगे ना, उससे काफी कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कि कितना डोमिनेट करा इन लोगों ने। एक मोमेंट ऐसा था शायद सेकेंड हाफ में, जब फॉर सम 5-10 मिनट्स आपको ऐसा लगा था कि चलो सिर्फ 2-1 का ही स्कोर लाइन है, क्या पता कोपेनहेगन इक्वलाइज कर दे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज टू इजी फॉर सिटी। देयर वाज नो डोमिनेशन एट ऑल फ्रॉम कोपेनहेगन। एंड आई थिंक ये जो थर्ड गोल पड़ गया ना, इसके बाद उन लोगों ने वो टाई भी सील कर दिया। अब घर में खेलेंगे तो वैसे भी चांस नहीं है। आई थिंक जब तक 2-1 था तो थोड़ी होप हो सकती है किसी के दिल में कि भाई शायद कुछ चीज़ टर्न अराउंड हो सकती है। जब वो 3-1 हो गया, आई थिंक द गेम इज मोर और लेस डन। एंड सेकेंड लेग में भी हमें कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, एंड सिटी विल गो थ्रू वेरी इजीली नाउ। आई डोंट थिंक कोपेनहेगन अब कुछ चांस क्रिएशन करती है। जैसे हम लोग मैड्रिड की बात कर रहे हैं कि इससे 1-0 की लीड है, कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। बट आई थिंक सिटी के लिए इट्स मोर लेस डन। वो लोग अब क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। नहीं करेंगे तो ही, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक सेकंड राउंड में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सिटी? आई थिंक अगेन जस्ट लाइक इन दिस राउंड पूरा इज 3-1 अ कन्विंसिंग स्कोर लाइन फॉर देम? I think it is 3-1 हाँ I think it is यार। UCL टीम से ही खेल रहे हैं हम लोग अल्टीमेटली, कुछ एवरी टीम भी नहीं है। एंड कुछ भी कहो, मतलब कोपेनहेगन हैव सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल, एंड रिगार्डलेस वो लोग अगर नेक्स्ट राउंड में बाहर होके भी जाते हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि प्राउड ऑफ जो उनका ग्रुप स्टेज था। हाँ, उनके लिए वो ग्रुप ऑफ डेथ ही था। तीनों टीम बेटर थी उनके। हाँ, एंड मतलब एनीवे अगर तुम यू आर द थर्ड टीम बिहाइंड यूनाइटेड एंड बायर्न म्यूनिख, चाहे तुम बड़ी टीम हो चाहे तुम छोटी टीम हो, तो वो ग्रुप ऑफ डेथ हो ही सकता है मोस्ट लाइकली, राइट। अनलेस एंड अनटिल कोई यूनाइटेड से बेटर टीम और यूनाइटेड के लिए वो ग्रुप ऑफ डेथ बन जाए। तो आई थिंक फॉर श्योर कोपेनहेगन शुड बी वेरी प्राउड। बट अभी जैसे हम लोगों ने रिसेंटली एक सुपर लीग वर्सेस यूसीएल वाला एक डिबेट का पॉडकास्ट करा था, उसको मैं लिंक कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे ऊपर कार्ड्स में। उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे कई लोग सुपर लीग को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोपेनहेगन जैसे फेरी टेल स्टोरीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। हमने उसको काउंटर किया था उस पॉडकास्ट में उस पॉइंट को, एंड आई थिंक वो पॉइंट अभी हमें समझ में आया कि वो फेरी टेल एट व्हाट कॉस्ट फॉर क्लियरिंग ग्रुप स्टेज। उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना ही हो रहा है कोपेनहेगन का? क्या अगले साल वो फिर से आ पाएंगे? क्या वो हर साल कंसिस्टेंटली शो अप कर पाएंगे राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स तक? तो आई थिंक वो चीज़ मुझे दोबारा याद आई थी मैच देख के, राइट। ऑल इन ऑल आई थिंक नाउ एनी अदर समरी फॉर यूसीएल राउंड ऑफ 16, क्योंकि अभी हम लोग को आज रात को कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं? अब बायर्न लाज़ियो होगा एंड पीएसजी रियल सोसिएडाड होगा। वो गेम होगा तगड़ा देखने वाला। उनके लिए क्या लग रहा है भाई? आई थिंक बायर्न म्यूनिख शुड गो थ्रू। कुछ भी कह रहे हो, तुखेल इज अ गुड कप मैनेजर, लीग में चाहे कैसा भी चल रहा हो, एंड बायर्न फिर से ग्रुप स्टेज के सारे मैच जीतते हुए आई है अभी भी।
तो आई एक्सपेक्ट कि बायर्न म्यूनिख ले जाएगी मैच, ऑल्दो दे आर कमिंग ऑफ ऑन द बैक ऑफ अ वेरी डिसअपॉइंटेड डिफीट अगेंस्ट बायर लेवरकुसन। मुझे वही लग रहा है कि थोड़ी वल्नरेबल है इस वक्त। हाँ, आई थिंक इस सीजन बायर्न म्यूनिख वल्नरेबल तो बहुत है। देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि बायर्न म्यूनिख हार जाए इस बार लीग, क्योंकि लेवरकुसन इज स्टिल अनबीटन राइट आफ्टर कितने गेम्स हो चुके हैं, 21-22 गेम्स हो चुके हैं, दे आर स्टिल अनबीटन। और उनके में तो गेम कम भी होते हैं ना, कम गेम भी 34 होते games हैं होते हैं एंड दे आर अनबीटन इन एनी कॉम्पिटिशन। सारे गेम्स में वो अनबीटन ही है, नॉट जस्ट इन बुंडेसलीगा। तो आई थिंक दे आर फेसिंग वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बट देन अगेन यूसीएल इज समथिंग एल्स एंड यूसीएल रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, यूसीएल रिक्वायर्स मेंटालिटी, जो कि बायर्न म्यूनिख एज अ क्लब के अंदर है। तो आई एक्सपेक्ट कि लाज़ियो को तो वो हरा देंगे। लाज़ियो इज डूइंग वेरी वेरी बैड इन सीरिया राइट नाउ, राइट ऑलमोस्ट मिड टेबल क्लब बन चुके हैं वो इस टाइम पे। तो लाज़ियो की भी पोजीशन बहुत गंदी है अभी, तो नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम लाज़ियो। पीएसजी सोसिएडाड का क्या लग रहा है? पीएसजी सोसिएडाड इज गोइंग टू बी अ गुड गेम। मतलब व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि दिस कुड बी, आई थिंक घर पे किसका पहले ये पीएसजी का? पीएसजी ने ग्रुप टॉप करा था ना, हाँ ग्रुप टॉप करा था राइट। आई एम नॉट श्योर ग्रुप टॉप करा था कि नहीं करा था, चलो जो भी है। अच्छा नहीं सही कह रहे हो, हाँ नहीं रियल सोसिएडाड के, हाँ राइट उनके। मतलब माय पॉइंट इज कि हम लोग वी कुड पॉसिबली सी द लास्ट 2 games ऑफ एम्बापे फॉर पीएसजी इन यूसीएल, तो वो भी शायद एक्स्ट्रा एफर्ट मारे भाई। हाँ, क्योंकि दिस इज हिज लास्ट not just 2 games but also the last chance for him to win a trophy, a European trophy with PSG, European title I would say. So वो interesting होगा देखने के लिए कि वो कितना एफर्ट मारता है अलग से, एंड क्या वो हारता है तो क्या इसके हार के तुरंत बाद वो अनाउंसमेंट आ जाएगी मैड्रिड वाली। आई थिंक वैसे उसमें तो बहुत टाइम है, एंड अल्टीमेटली आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू शिफ्ट ऑन दैट टॉपिक नाउ। एम्बापे का अगर हम एम्बापे की बात करें तो अगेन थोड़े एडवांसमेंट्स देखने को मिले हैं उस एम्बापे सागा में। एंड अभी अपेरेंटली एज यू सेड, आई थिंक कंटिन्यूइंग दैट, एम्बापे एज यू सेड कि अगर हारता है अभी तो मे बी कन्फर्मेशन आ जाए। आई थिंक अभी यूरोज होगा, हमें यूरोज के बाद या फिर यूरोज के टाइम पे पता चलेगा भाई। यूरोज होंगे जून में, हाँ मुझे नहीं लगता तब तक वेट होने वाला है। आई थिंक वो होगा कि चलो अनऑफिशियली न्यूज़ आ गई है, बट जो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी प्रॉपर कि मतलब कैंप से डायरेक्ट के प्लेयर के कैंप से आ रही है, डायरेक्ट क्लब से आ रही है, आई थिंक वो यूरोस के टाइम पे होगा। यूजुअली जब भी इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो उसी टाइम आती है। इवन जब रोनाल्डो जो है वो यूवेंटस छोड़ के जब मैन यूनाइटेड जा रहा था तो भी उसी अराउंड आई थी। तो वो तो ऑल ऑफ अ सडन था ना, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ तो होगी कि वो जाने वाला है, बट आई एम सेइंग कि जो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो उसी टाइम पे आएगी, या तो यूरोस खत्म होने के बाद या फिर यूरोस के टाइम पे। क्योंकि आई थिंक वो इंटरनेशनल कंपटीशन एंटर करते हुए प्लेयर चाहता नहीं है इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट उसके बारे में, एंड स्पेशली जब इतना टॉक्सिक केस है ये एक्चुअली में। बट टॉकिंग अबाउट एम्बापे, ऐसी न्यूज़ आई है कि एम्बापे इस टाइम पे मान गया था कि उसे एट द एंड ऑफ द सीजन रियल मैड्रिड जाना है, बट उसके ऑन्टोराज के कुछ मेंबर्स जो हैं वो खुश नहीं है कि मैड्रिड का जो ऑफर है उन्हें लगता है काफ़ी कम है, बहुत अंडरवेल्म्ड है उस ऑफर से। भाई कितनी स्टूपिड चीज़ है एक्चुअली में, एंड आई होप कि एम्बापे तक ध्यान ना दे, बट ऐसे कह रहे हैं कि ये ऑन्टराज के मेंबर्स ने जो कहा है उसके बाद से इसलिए ही ये डील जो है इतनी ज़्यादा थोड़ा टाइम टेकिंग लग रही है, वरना अभी तक एम्बापे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे चुका होता। बट एज पर दिस रिपोर्ट अभी तक एक भी पॉजिटिव इंडिकेशन अभी तक कुछ हुआ नहीं है आपस में। तो आई थिंक दैट इज द मेन की पॉइंट अगेन कि फब्रिज़ो ने अभी जो निकाला था कि मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में भी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि वो आने वाला है। मैड्रिड का ड्रेसिंग उसने कहा था कि पॉजिटिव है इस बारे में कि वो आ जाएगा, एंड आई थिंक प्लेयर्स पॉजिटिव वो तो चलो ठीक है, एंड ही ऑल्सो सेड कि रियल मैड्रिड आर वर्किंग ऑन इट। तो रियल मैड्रिड भी काम तो कर रही होगी इस चीज़ पे, बट वही है कि क्या एम्बापे की साइड से वो एफर्ट्स तुरंत रेप्लिकेट होते हुए दिख रहे हैं या फिर वो बाद में होके दिखेंगे हमें। एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, एंड नासिर खलीफी ने भी आके ये चीज़ बोली थी कि अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है, जो भी होगा वील लेट यू नो बाय द एंड ऑफ द सीजन। अभी ज़िनेडिन ज़िडान से ये चीज़ पूछी गई तो उसने मतलब ही कंप्लीटली replicates the sentiments of all the Madridistas right now। उसने कहा था कि obviously he's a great player and इस टाइम पे बहुत लिंक्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डोंट नो एनीथिंग एंड कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ही समड इट अप परफेक्टली। एंड अगर अभी कुछ डिटेल्स की बात करें तो बेसिकली जो मेन डिटेल्स आई हैं वो ये है कि मैड्रिड का जो इस टाइम पे ऑफर है वो जो उन्होंने 2022 में ऑफर किया था जब वो एम्बापे के पीछे ट्राई कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम है इस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे वो लोग 26 मिलियन की सैलरी ऑफर कर रहे थे पर सीजन, एंड 130 मिलियन का साइनिंग बोनस था उसके साथ में। 130 मिलियन का? हाँ, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आप इतना सोचोगे नहीं कि इतना मिलेगा।
बट नाउ इट इज सिग्निफिकेंटली लेस. एंड अभी कुछ पॉडकास्ट पहले हमने इस बारे में बात भी करी थी. आई थिंक इट इज टोटली अ पावर गेम कि उनको बस दिखाना है कि तू आ रहा है तो हमारी शर्तों पे आएगा, तेरा कुछ चलने नहीं वाला. आना है तो आ जा, वरना वहीं पे रह फिर जिंदगी भर. तो आई थिंक इट इज टोटली अ पावर गेम एंड नाइस टू सी कि मैड्रिड ये चीज़ कर रही है इस टाइम पे. बट द पॉइंट इज कि उसकी जो करंट वेजेस हैं PSG में, दैट इज 75 मिलियन नेट. आफ्टर टैक्स उसे 75 मिलियन मिलता है. 2022 में उसे 26 मिलियन मिल रहा था एंड इस टाइम पे उससे भी कम कर दिया ऑफर. राइट. तो एज ए सेड की सिग्निफिकेंटली इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट वर्ड. और ज्यादा कम है, काफी ज्यादा कितना कम हो ये बताया नहीं है. हाँ, एग्जैक्ट चीज नहीं बताई अभी तक कि कितना कम किया गया. बट 26 से इन्होंने बोला सिग्निफिकेंटली कम. हाँ, क्या 20 होगा? मतलब 20 भी होगा तो इट इज अ मैसिव ड्रॉप. हाँ. 3 टाइम्स से भी ज्यादा उसकी सैलरी थी, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स थी. तो आई थिंक सैलरी कट तो बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा उसे. एंड इसी के चक्कर में उसके जो भी ऑन्टराज के मेंबर्स है वो खुश नहीं है. सो नाउ ही बेसिकली हैज़ 2 ऑप्शंस. एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि PSG भी सैलरी बढ़ा नहीं रही है. ये ऑफर बढ़ा नहीं रही है. वो कह रहे हैं कि आप इसी सैलरी पे एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रख लो या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रख लो. अच्छा, ये लोग बढ़ा के नहीं देंगे सर? नहीं, ये कब से? एज पर दिस रिपोर्ट यही है. एथलेटिक की रिपोर्टेड इज अ वेरी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन. तो उनने भी यही चीज़ बोली है कि PSG बढ़ा के नहीं दे रही है. ही हैज़ 2 ऑप्शंस. या तो आप मैड्रिड के साथ एक सिग्निफिकेंटली लेस सैलरी पे जाओ, या तो फिर PSG के साथ रिन्यू कर लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डील पे. बट यही जो नंबर्स हैं यही रहेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म डील साइन करोगे तो भी. हाँ. इससे ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाएंगे? नहीं भाई, ये तो फंस गया. बट मतलब आई थिंक इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा भाई. PSG मतलब नहीं, अभी तक तो ये था नहीं. मतलब दिस इज अ वेलकम चेंज बिकॉज अभी जो तुमने पावर डायनामिक की बात करी कि रियल मैड्रिड बेसिकली ये दिखाना चाहती है कि हम सुपीरियर हैं यहाँ पे, हम अपने शर्तों पे तेरे को लेंगे ऑन आवर टर्म्स, यू विल कम ऑन आवर टर्म्स, नॉट द अदर वे अराउंड. आई थिंक ये एम्बापे और मैड्रिड का रिलेशनशिप था. एम्बापे और PSG का रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स एम्बापे के पास था. हाँ. कि आई विल लीव ऑन माई टर्म्स, तुम रोक सकते हो तो रोक लो. उसके लिए कितना पैसा लेके आ सकते हो मुझे ये बताओ. सो दिस इज अ वेलकम चेंज टू सी कि PSG कह रही है कि भाई तू जाना तो चला जा, हम पैसे तक नहीं दे रहे. काइंड ऑफ टेकिंग दैट पावर अवे फ्रॉम एम्बापे. और दोनों ही रिलेशनशिप्स में अगर एम्बापे इज एट द रिसीविंग एंड, फिर तो ये तो मतलब ना घर का ना घाट का वाली बात हो गई. एंड जो पहले हम लोग सोचते आ रहे थे कि एट टाइम्स इट सीम लाइक कि एम्बापे जो है मैड्रिड को यूज कर रहा है. हाँ. कि देख मैं जा रहा हूँ, अब पैसे बढ़ा दे. हाँ. तभी मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे. अगर PSG कह रही है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट पे इसी नंबर्स पे मिलेगा तुझे, तो एज यू सेड कि ना घर का ना घाट का, उसे चूज करना पड़ेगा इस टाइम पे. या तो ऑब्वियसली इज अर्निंग अ लॉट राइट नाउ. फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में वो 6th पे था भाई. ओनली यूरोपियन फुटबॉलर इस टाइम पे जो कि यूरोप में खेल भी रहा है, जो कि उस पे है. हाँ. बाकी मेसी, रोनाल्डो थे, नेमार भी उससे नीचे आता है. सऊदी में रह के नेमार उससे नीचे था. राइट. तो अगेन पैसे तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट द गुड थिंग एज फुटबॉल फैंस इज दैट कि उसे पैसा और ऑफर नहीं करा जा रहा. तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी है. फुटबॉल फैंस के क्या नैरेटिव है भाई थोड़ा गुस्सा तो सब कुछ. आई थिंक इस टाइम पे इन जनरल सारे फुटबॉल फैंस थोड़े इरिटेटेड है एम्बापे से. क्यों? क्योंकि ही इज चेंजिंग द पावर डायनामिक्स. यूजुअली इससे पहले हमें कहाँ पे चीज़ देखने को मिली है. इवन यूरोपियन पावर डायनामिक्स क्या चेंज कर रहा है? बस PSG के साथ ही तो कर रहा है जो कर रहा है. हाँ, तो फुटबॉल की डायनामिक्स थोड़ी चेंज करती है. क्लब और प्लेयर, ये जो डायनामिक होता है इनके बीच में, जो रिलेशनशिप होता है, आई थिंक PSG इज एन एक्सेप्शन टू दिस. इससे पहले हमें कहाँ देखने को मिला? नहीं भाई, PSG इज नोन टू थ्रो मनी, बट टिल व्हाट एक्सटेंट? इवन नेमार के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जब नेमार आया भी था कि भाई मैं जो कहूंगा वही होगा. एम्बापे के साथ तो इट इज लाइक कि एम्बापे इज रनिंग द क्लब. इट इज नेमार के साथ इट वाज नॉट लाइक कि नेमार इज रनिंग द क्लब. ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ स्लैक. के पास 2-3 उसके ऊपर बेनिफिट्स भी है ना. फ्रांस का बंदा है, ही इज यंगर, ही इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. नहीं, ही इज नेमार डिड नॉट हैव एनी ऑफ दिस. जब नेमार आई थिंक चलो जब आया था तब तो मैं फिर भी कह दूंगा कि ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बेस्ट. बट जब तक उससे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था 2025 तक का, ही वाज अ नोबडी तो चलो ज्यादा कह रहा हूँ, बट लाइक ही वाज अ फेल्ड कैंडिडेट फॉर द गोट डिबेट. हाँ, राइट. लेट मी पुट इट दैट वे. एम्बापे का है कि ही इज द नेक्स्ट गोट. तो वो आपके कैटेगरी बहुत अलग है भाई. आई थिंक कैटेगरी अलग है, बट एक डिसेंसी होती है एंड एक लिमिट होती है जहाँ तक आपको एक चीज़ को खींच सकते हो. PSG के अलावा एक भी ऐसा क्लब नहीं होगा जहाँ पे चीज़ हो रही होगी इस टाइम पे. इवन PSG इज ऑल्सो फेसिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.
कि एक प्लेयर को उन्हें लेजेंड एक क्लब से बड़ा कर दिया इस तो team उन्हीं की गलती है इसमें। नहीं, गलती तो उनकी है, बट मैं कह रहा हूँ कि पहली बार उनकी क्लब की हिस्ट्री में भी पहली बार ये चीज़ हो रही है। ना रोनाल्डिनो के टाइम पे ऐसा था, ना नीमार के टाइम पे ऐसा था, एम्बापे के टाइम पे पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है। भाई मेसी के साथ नहीं करा इनने ऐसा, एम्बापे के साथ कर दिया है, जो कि एक ऑलरेडी गोट था बंदा। तो ये तो नेक्स्ट आई थिंक गोट मेसी है। का केस भी अलग था, वो खुद ही गया भाई, वो चाहता हाँ हाँ, गया तो खुद ही है, बट मैं कह रहा हूँ कि इवन अल हिलाल के 1 बिलियन पे नहीं रुका तो पीएसजी कितना ही ऑफर कर देती। पॉइंट इज इवन ही डिड नॉट गेट दिस ट्रीटमेंट जो कि इसे मिला। तो आई थिंक लाइक इन जनरल इफ यू आस्क एनी फुटबॉल फैन तो ही वुड नॉट लाइक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ विद एम्बापे। एंड ऑब्वियसली सब लोग गुस्सा ये भी होंगे कि ही इज वेस्टिंग हिज पोटेंशियल एंड क्या फालतू लीग में खेल रहा है, किसी को पता नहीं है क्या गोल मार रहा है। तो आई थिंक ये पीएसजी का जो नया स्टांस है कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, इसमें लुइस एनरिके का कुछ हाथ हो सकता है? हो सकता है। आई थिंक एक थोड़ा सा डिसिप्लिन तो लेके आता ही है वो किसी भी क्लब के अंदर जब वो आता है। एंड द फैक्ट दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट राइट नाउ विद मेनी यंग प्लेयर्स। एंड बाय द वे एक ट्विस्ट ऐसा, अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि पीएसजी ने ऑलरेडी सोच रखा है कि एम्बापे जाएगा तो हमारा रिप्लेसमेंट क्या होने वाला है। 3-4 प्लेयर्स। हाँ, एंड जो सबसे लाइकली रिप्लेसमेंट है, जो कि अभी इसी टाइम पे अभी कुछ घंटे पहले ही आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू ट्विटर एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा बारसा के साथ लिंक हो रही है कि दे विल ट्राई टू ब्रिंग राफेल लियाओ। अच्छा। हाँ, एंड वो राफेल लियाओ का ही प्रॉबेबली पीएसजी ने भी सोचा हुआ है कि अगर एम्बापे जाता है तो यू वांट टू ब्रिंग राफेल लियाओ। तो वो तो बारसा के साथ तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड क्योंकि ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट एंड दैट्स अ गुड कैच, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, चाहे कुछ भी कह दो। एंड थोड़ी इंप्रूवमेंट किया तो वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन सकता है। लेफ्ट विंग पे हमें जरूरत भी है, लेफ्ट, हाँ, प्रॉपर लेफ्ट विंगर की बहुत ज़रूरत है भी बारसा को। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पीएसजी लाती है या फिर बारसा लाती है। ऑल्दो आई डोंट थिंक बारसा ले पाएगी अल्टीमेटली। नहीं, आई थिंक वही वाली बात होगी, तू कम पैसे पे आ जा। हाँ हाँ हाँ, ट्रू। जो भी मैड्रिड में एम्बापे के साथ कर रही है, हेरिटेज क्लब्स वही वाला कार्ड यूज करेंगे ना। हाँ हाँ, तो बट आई डोंट थिंक कि लियाओ को हम लोग एकदम कह सकते हैं कि पक्का हेरिटेज ही चूज करेगा। वो इतना साफ बंदा लगता नहीं। क्यों? पता नहीं भाई, ऐसा लगता है कि रोनाल्डो डिसेंट नियर ठीक नहीं लगती बंदे की। हाँ, बट भाई रोनाल्डो कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे। बट अगर हमने एम्बापे की बात करें, फाइनली इफ आई गिव माई लास्ट थॉट्स, तो अगेन इट विल बी द सेम एज आई हैव सेड बिफोर। किसी को भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। द टीम इज़ डूइंग वेरी वेल राइट नाउ एंड आई हैव होप कि अगर एम्बापे नहीं आता तो फ्लोरेंटिनो पेरेज विल लुक फॉर एन ऑप्शन कि भाई ये नहीं आया तो अब कुछ लेना तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि लुकिंग फॉर एन ऑप्शन मींस नॉट गोइंग बैक टू एम्बापे एवर अगेन। हाँ हाँ, ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट टाइम। हाँ हाँ, आई थिंक। डू यू थिंक ही इज टेकिंग अ यू टर्न ऑन मैड्रिड, या फिर अभी उसका मतलब एटलीस्ट हिज कैंप इज टेकिंग अ यू टर्न ऑन मैड्रिड? आई स्टिल थिंक कि एम्बापे डज वांट टू कम टू मैड्रिड। हाँ, बट उसका कैंप काइंड ऑफ एक एंटोराज की प्रॉब्लम है इस टाइम पे, कन्विंस कर रहा है, थोड़ा कन्विंस कर रहा है कि यू टर्न ले ले इस चक्कर में। बट आई स्टिल थिंक दैट अगर सिर्फ उस प्लेयर की बात करें तो ही डज वांट टू कम टू मैड्रिड राइट नाउ मोर देन एवर, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसजी इज स्लोली बिकमिंग इररिलेवेंट, हिज होल लीग इज बिकमिंग इररिलेवेंट राइट नाउ, एंड दैट इज टोटली ऑन द ऑपोजिट साइड। उसे चाहिए कि उसे फेम मिले, उसे चाहिए कि वो बैलन डोर जीते। तो अगर उसे आगे जाके अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा प्लेयर छोड़ो, अगर सक्सेसफुल प्लेयर बनना है, इफ ही वांट्स दैट फेम, इफ ही वांट्स दैट सक्सेस, देन ही विल हैव टू चूज अ बिग क्लब, राइट, एंड दैट इज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के अलावा तो मुझे लगता है और कोई क्लब कैसे ही ले भी सकता है, वो भी मुझे समझ में नहीं आता इस टाइम पे। तो अगर आएगा तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड, वरना पीएसजी। बट एज फॉर फैंस मैं यही कहूँगा कि ना दुखी हो ना एक्साइटेड हो, जब तक फैब्रिज़ो रोमानो का नहीं आता। इवन फैब्रिज़ो रोमानो छोड़ो भाई जब तक वो बंदे का खुद से स्टेटमेंट नहीं आता, जब तक वो कम्युनिकाडो ऑफिशियल नहीं आता रियल मैड्रिड की तरफ से, तब तक किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स जस्ट होप भाई, आई थिंक अगर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो ही विल चूज रियल मैड्रिड। आई थिंक आ रहा है मैड्रिड अभी भी, आई वुड से कि आ रहा है, सेम। बट आई एम नॉट सरप्राइज टू सी कि इसका जो कैंप है, जो एंटोराज है, वो थोड़ी अभी इसमें हर्डल्स डाल रहा है। आई थिंक ये चलता रहेगा, बट इवेंचुअली ही विल समहाउ मैनेज टू कम टू मैड्रिड, राइट। ठीक है भाई, ये तो खत्म हो गया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्रिकेट, एंड यहाँ हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई को बता दो। यहाँ पे ऑब्वियसली अभी जो बाकी के 3 टेस्ट मैचेस की स्क्वाड आई है उसमें हम लोग एक प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करेंगे। एंड एक बीसीसीआई का एक अजीब सा डिसीजन आया है, अजीब मतलब आई थिंक ऑब्वियसली क्रिकेट प्योरिस्ट जितने भी हैं, इनफैक्ट इन जनरल जितने भी क्रिकेट लोग देखते हैं उन सबको ये चीज़ पसंद आएगी।
नहीं मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे मतलब चाह रहे हो भाई. इट इज अ वेरी गुड नहीं, डिसीजन. it is a very good decision, but I have my thoughts about it. हाँ चलो उसको करेंगे डिस्कस. Right. But starting with obviously the squad and playing 11, what do you think what is going to happen? तो भाई देखो स्क्वाड हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करी थी कि क्या कौन अंदर गया है, कौन बाहर गया है, क्यों गया है, विराट कोहली वगैरह क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे का. उस पॉडकास्ट को मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में. डिटेल में हमने डिस्कशन करा उसके ऊपर. एंड अगर तुम एक फॉर एग्जांपल विराट कोहली के फैन हो एंड तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो शायद तुम वो पॉडकास्ट देख के अपना ओपिनियन थोड़ा चेंज करोगे. नाउ कमिंग टू दिस स्क्वाड, ठीक है, इस टेस्ट मैच की लाइनअप पे आते हैं. इन माई ओपिनियन हम लोग 2 टेम्पलेट्स पे जा सकते हैं यहाँ पे. एंड वंस अगेन जैसे हमने सेकंड टेस्ट मैच के लिए करा था, हम लोग 2-3 लाइनअप्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एंड मैं तुम्हें भी बोलूँगा एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द लिसनर्स हियर कि आप पॉज करके लाइनअप्स के बारे में सोचना एंड आपको जो लाइनअप अच्छी लग रही है वो कमेंट करके बताना. वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. इंटरैक्टिव रखेंगे इस वाले पार्ट को. 2-3 ऑप्शंस रहेंगे लाइनअप के, ठीक है. वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहले लाइनअप में क्या है बेसिकली जो जडेजा के बिना होगी, क्योंकि अभी क्या है केएल राहुल भी बाहर हो गया है. हाँ. ऐसा हो सकता है कि जडेजा भी शायद इस मैच में ना खेले. ये हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस करा था ना कि कैसे भाई 80% फिट है तो खिला दिया मैच, बट उससे बेटर है कि अभी स्किप ही कर दो, बचे हुए 2 टेस्ट मैच फुल फिटनेस पे खेल लेना. एक टेस्ट मैच जल्दबाजी में खेलने के चक्कर में ये ना हो ना कि अगले 2 टेस्ट मैच के लिए बाहर ही हो गए जस्ट बिकॉज यू आर नॉट 100% फिट. तो क्या एक्चुअली में चांसेस है कि जडेजा बाहर होगा या हो फिर सकता है, हो सकता है. अच्छा ओके. ऐसे अभी मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, न्यूज़ भी देखी है, तो ऐसे चल रही है बातें कि ही इज नॉट अ श्योरिटी कि पक्का खेलेगा. केएल राहुल का भी था ना कि श्योरिटी है, हो गया ना बाहर. केएल राहुल का अपेरेंटली थोड़ा सीन हो गया, लाइक बीसीसीआई ऑफिशियल्स आर नॉट हैप्पी विद हिम. क्यों? कुछ ऐसा सीन है कि अपेरेंटली उसने ऐसे सिग्नल्स दिए थे बीसीसीआई को, ऑफिशियल्स को, दैट ही विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन अल्टीमेटली जब होता है, बट इन द एंड मोमेंट उसे लगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं. तो अपेरेंटली उन्हें लगा कि कुछ गलत सिग्नल्स दे रहा है केएल राहुल, तो इस चक्कर में आई थिंक वो भी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है. अभी हमने पिछली बार डिस्कस करा था कितना हो ही रहा है, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस उसने चालू कर दी थी. हाँ. तो आई वुड नॉट मतलब कॉल हिम द कल्प्रेट या फिर किसी को क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं यहाँ पे जब तक पूरा सच ना बताऊँ. बट जडेजा का केस भी सिमिलर है एंड कोई बड़ी बात नहीं कि उसको रेस्ट दे दिया जाए. अभी हमने केएल राहुल का केस देख ही लिया है, सो वी कैन नॉट टेक हिज प्रेजेंस फॉर ग्रांटेड. तो पहली लाइनअप होगी बिना जडेजा की. अगर जडेजा नहीं खेलने वाला है तो क्या लाइनअप होगी? सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनअप यही है, इसीलिए इससे शुरू करेंगे. ओपनिंग करेंगे रोहित एंड जायसवाल फॉर श्योर, 1 डाउन गिल फॉर श्योर. इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला. तीनों लाइनअप्स राइट, ये 3 प्लेयर स्टार्ट के फिक्स ही रहेंगे. इसके बाद आती है इंटरेस्टिंग बात. आई थिंक पटीदार भी हर लाइनअप में स्टार्ट करेगा ही करेगा, जो भी हम डिस्कस करेंगे. नंबर 4 पे पटीदार होगा ही होगा बिकॉज अय्यर, कोहली एंड राहुल तीनों बाहर है, राइट. तो पटीदार तो डेफिनेटली स्टार्ट करने वाला है. उसके बाद आएगा सरफराज खान. हाँ. अब सरफराज खान आएगा यहाँ पे नंबर 5 पे. यूजुअली वो रणजी ट्रॉफीज में ही हैज बैटेड एट नंबर 6 ऑल्सो. थोड़ा ऊपर बैटिंग करने का उसको चांस मिल रहा है, बट इन ऑल लाइकलीहुड आई थिंक सरफराज खान का डेब्यू होने वाला है. सेम, मतलब वुड यू एग्री विद दैट? आई थिंक अब जब एज यू सेड ना कि राहुल भी नहीं है, कोहली भी नहीं है इस टाइम पे, एंड श्रेयस अय्यर भी नहीं है, तो आई थिंक अब तो कोई चांस है ही नहीं कि उसका स्टार्ट ना बनता हो, क्योंकि फ्रैंकली और कोई प्लेयर्स बचे भी नहीं है खेलने के लिए. तो अभी भी नहीं कराओगे तो फिर पॉइंट आ जाएगा कि अब कब किससे कराओगे उसकी जगह पे. आई थिंक किससे कराओगे वाली बात फिर भी ठीक है, बट कब कराओगे वाला क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर. जस्ट बिकॉज उसको डेब्यू कराना है इससे डेब्यू नहीं करना. राइट. जेन्युइन केस बनता है इसलिए कराना है. इन माय ओपिनियन हम जितनी भी लाइन डिस्कस करेंगे सब में सरफराज खान डेब्यू कर ही रहा है. तो ये जो पहले के 5 प्लेयर हैं, रोहित, जायसवाल, गिल, पटीदार और सरफराज, सब में करेंगे. ये 5 प्लेयर हर लाइनअप में होने वाले हैं. ओके. आधी टीम तो ये फिक्स ही रहेगी और यही हमारे पहले के 5 बैट्समैन में होंगे. इसके बाद सब चेंज शुरू होता है. अगर जडेजा नहीं है तो नंबर 6 पे अक्षर पटेल आ जाएगा सीमलेसली. ठीक है. नंबर 7 पे फिर आएगा केएस भरत. अब हर लाइनअप में हमारे पास ऑप्शन है विकेट कीपर का, भरत या फिर जुरेल का. हाँ. तो उसके लिए मैं अलग से लाइनअप नहीं बताऊंगा, ये हर लाइनअप में ऑप्शन है. किसके ऊपर तुम जाना चाहते हो? आई थिंक ऐसी न्यूज़ भी आई है रिसेंटली कि एक तो न्यूज़ ऑब्वियसली ये थी कि सरफराज खान डेब्यू करने वाला है इस बार, एंड दूसरी न्यूज़ ये थी कि जुरेल को इस बार पिक करने वाले हैं. एंड जो प्रैक्टिस सेशंस हुए उसमें दिखाई, मतलब काफ़ी ऐसी फोटोज आई हैं जहाँ पे जायसवाल, सरफराज खान, रजत पाटीदार ये तीनों स्लिप्स पे हैं एंड विकेट कीपिंग जुरेल कर रहा है. तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वी माइट गेट टू सी जुरेल बैक. डू यू थिंक इट इज वैलिड? आई थिंक इट इज वैलिड क्योंकि केएस भरत की परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन दैट ग्रेट, स्पेशली इन द लास्ट टेस्ट मैच जब उसका होम ग्राउंड था, वहाँ पे वो इतनी अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं कर पाया. एट टाइम्स इट लुक लाइक कि थोड़ा रेकलेस हो रहा है एंड मतलब डिपेंडेबल नहीं लगा कि भाई आप इस पर डिपेंड कर सकते हो.
तो ऑल्दो द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट वुड बी कि हम ऑलरेडी पाटीदार को खिला रहे हैं, सरफराज खान का डेब्यू होने वाला अभी है। उसके ऊपर आएंगे। एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट जो केस बद के लिए सबसे जो ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट बनता है वो ये है कि आपको उसको एज अ विकेट कीपर पहले जज करना चाहिए एंड एज अ बैट्समैन लेटर, एंड एज अ विकेट कीपर ही हैज डन डिसेंटली वेल। सो उस बेसिस पे डज ही नॉट डिजर्व टू हैव एटलीस्ट अ कपल ऑफ मोर टेस्ट मैचेस? आई थिंक कर सकता है, बट ये जो आर्ग्यूमेंट थी कि आप सिर्फ विकेट कीपिंग बेसिस पे जज करो, ये तब आप कर सकते हो जब यू हैव दोज मनी बैट्समैन अप द ऑर्डर, जब एक्सपीरियंस बैट्समैन हाँ, ऊपर है। अब अगर आप- ऊपर पाटीदार सरफराज सब खेल रहे हैं तो फिर एक्सपीरियंस हाँ है ही नहीं, तो यू विल नीड हिम एज अ बैट्समैन ऑल्सो, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक वो जो था जज करने वाली चीज़, या फर्स्ट टेस्ट मैच में कर सकते थे, सेकंड में कर सकते थे, अब थर्ड से तो नहीं कर सकते आप। बट पॉइंट वही है ना कि सरफराज कह रहा हूँ, अगर केएस भरत जा रहा है बिकॉज यू आर सेइंग कि सरफराज और पाटीदार जैसे इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो आप भी तो जुड़े रहा है जिसके पास 0 टेस्ट मैचेस हैं, तो हाउ डू यू डिफेंड दैट? पॉइंट वो है कि वाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स। हमने इस टाइम पे लास्ट टेस्ट मैच में हम लोग ये सोच रहे थे कि श्रेयस अय्यर को आइडियली बैठ जाना चाहिए था, एंड वी कुड हैव सीन सरफराज खान स्टार्ट। भाई व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स वाले प्रिविलेज्ड केस में आप तब आते हो जब आपके पास ऊपर एक्सपीरियंस बैट्समैन है कि आपको पता है कि ये नहीं है तो चल ही रही है, हाँ तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। हाँ व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स व्हेन यू हैव द सीरीज ऑनलाइन एंड यू डोंट हैव एक्सपीरियंस बैट्समैन? या तो होता है कि आपको पता सीरीज हार चुके हो तो कुछ नया ट्राई कर लो, तो देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन। लॉट ऑन द लाइन, बट स्टिल वी डिड द सेम थिंग विद श्रेयस अय्यर। मतलब आप कह रहे हो कि उसे इंजरी की वजह से हमने बाहर कराया, बैट्समैन भाई। बट हमने तब भी बाहर कर दिया। हाँ, क्यों करा? जब हमें पता था कि के लॉवलेस स्टिल वी डोंट नो अच्छा क्या यू आर नहीं सेइंग आएगा। कि एक्सपीरियंस था तो हाँ, खिला लेते, हाँ, बाहर वही, क्यों करा है? वही। क्योंकि इंजरी तो थोड़ा बहाना ही लग अजीब रहा है। बात है। तो आई थिंक अगर वो गैम्बल ले रहे हैं, तो पूरा ही क्योंकि ले इट इज अ गैम्बल जो भी वो करने वाले हैं इस बार। इवन लास्ट टेस्ट मैच में भी थोड़ा बहुत गैम्बल तो था ही उसका खिलाना। आई थिंक इस टेस्ट मैच में जो भी लाइनअप होगी बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, बट आई थिंक वो अप्रोच ही वही है इस बार कि अगर आप कर रहे हो तो फिर कर ही थोड़ी लो। मजबूरी भी है। हाँ राइट, तो यू विल गो फॉर जुरेल। हाँ मुझे ऐसा लगता है अगर केएस भरत भी खेलता है, मतलब आई विल नॉट कंप्लेन, आई कैन अंडरस्टैंड क्यों खेलने वाला है, बट आई एम एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सीइंग समबडी अदर देन केएस भरत बिहाइंड द विकेट कीपिंग, बिहाइंड द विकेट्स, राइट। बिकॉज मे बी एक वो नया फ्लेवर लेके आया बैटिंग पे। देर इज नो बर्डन ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेज ऑन हिज बैक, क्योंकि पहला मैच होने वाला है। केएस भरत के साथ क्या है कि ही इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन, बट जितनी बार टेस्ट करा गया उतना कुछ खास उसने करके दिया नहीं है बैट से। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग क्या वो डिजर्व करता है? आई थिंक वो खेल सकता है, और अगर उसको खिलाते हैं वन सेकंड आई विल नॉट क्वेश्चन दैट, बट आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड टू सी कि क्या जुरेल को चांस दिया जाता है कि नहीं। राइट, तो ये दोनों के बीच का ऑप्शन हर लाइनअप में रहेगा, तो उसको हम ज्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। और सो फॉर लाइनअप इज रोहित, जायसवाल, गिल, पाटीदार, सरफराज, ये हमारे 5 मेन बैट्समैन है। फिर कम्स अक्षर पटेल, देन कम्स केएस भरत, जुरेल जो भी है, राइट। उसके बाद आ जाएगा नंबर 8 पे अश्विन, ठीक है। एंड फिर 3 बॉलर्स आएंगे जैसे कि हमने सेकंड टेस्ट मैच में देखा था, कुलदीप, बुमराह, एंड यहाँ पे मुकेश की जगह पे अल्हाफ सिराज। आई थिंक बुमराह सिराज ही स्टार्ट करेंगे हाँ, पेसर्स में, और कोई पेसर स्टार्ट नहीं करेगा, चाहे वो आकाशदीप हो चाहे वो मुकेश कुमार हो, क्योंकि भाई हमने जो लास्ट मैच देखा था मुकेश से, इट इज प्रीटी क्लियर कि सिराज को खिला लेना चाहिए था उनको। एंड अगर बुमराह अगला मैच रेस्ट करने भी वाला है तो आई डोंट वांट कि सिराज 2 टेस्ट मैच के गैप के बाद सीधा वो वाला मैच खेलने आ रहा है जहाँ पे बुमराह है ही नहीं, जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी है, राइट। तो माइट एज वेल प्ले सिराज हियर। डू यू थिंक कोई और चांस है यहाँ पे कि दोनों में से कोई और बैठे? आई थिंक इस बार वही देखने को मिलेगा। आकाशदीप तो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट कि उसका चांस बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ही इज जस्ट एज अ मतलब कि अगर चांस सभी इंजर हुए तो शायद खेल आकाशदीप। तो अगर सेकंड इन लाइन ऑप्शन है भी तो दैट इज ऑब्वियसली मुकेश। तो आई थिंक सिराज का बनता है पूरा करना, स्पेशली जब हम लोग थोड़े इस टाइम पे वल्नरेबल स्टेज पे हैं एज अ टीम। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस होगी सिराज की भी यहाँ पे। एंड मुकेश कुमार ऑब्वियसली डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम इन द लास्ट मैच, बट उस टाइम पे आपने सिराज को रेस्ट दे रखा था। नाउ दैट ही इज बैक, आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पे इस लाइनअप में हाँ बस 5 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, अश्विन, अक्षर, कुलदीप एंड देन सिराज, बुमराह। बट बैटिंग में जैसे कि सेकंड टेस्ट मैच में था, हमारा बैटिंग डेक में एक कम हो गया। पहले नंबर 9 तक बैटिंग थी हमारे पास जब अक्षर पटेल आता था, अब नंबर 8 तक हो गई जहाँ पे अश्विन आता है। तो ये एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस लाइनअप के साथ। नाउ वी विल कम टू द सेकंड लाइनअप व्हिच इज कि जडेजा अगर खेलेगा तो क्या लाइनअप होनी चाहिए। इसके भी 2 वेरिएंट होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। बट वही कुछ प्लेयर्स फिक्स होने वाले यहाँ पे भी, रोहित, जायसवाल, गिल, पाटीदार, सरफराज, ये ऊपर के 5 प्लेयर इसमें भी खेलने वाले। तो आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि पाटीदार और सरफराज खान इस सीरीज में भी तो खेलने वाले हैं, स्टार्ट तो करेंगे। अब नंबर 6 पे अक्षर पटेल की जगह जो कि पहले लाइनअप में था, इस बार हम लोग जडेजा को लेंगे। वो अपने नेचुरल नंबर पे खेलता है, नंबर 6 पे बैटिंग करता है।
नंबर 7 पे कीपर होगा जुरेल भरत में से जो भी, अभी फॉर द टाइमिंग लेट्स से कि भरत ही खेल रहा है, ठीक है। भरत के बाद अश्विन ही आएगा, वो पहले भी था अभी भी है। तो ये पहले के 8 प्लेयर हमारे सेम है, सिर्फ अक्षर पटेल की जगह ऊपर जडेजा आ गया, ठीक है। लास्ट में 2 बुमराह सिराजी होंगे, वो भी आई थिंक सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं करा जाएगा। बात है नंबर 9 पे कौन आएगा, क्या वो कुलदीप यादव होगा, विच इज द फर्स्ट वेरिएंट, एंड द सेकंड वेरिएंट इज कि अक्षर पटेल को ही खिलाया जाए, विच एसेंशियली मींस कि हमारे पास 5 बॉलर भी हैं और नंबर 9 तक हमारे पास बैटिंग भी है, जो कि हमारा यूजुअल टेम्पलेट रहता है जब हम इंडिया में खेलते हैं, जो कि पहले टेस्ट मैच में भी था। तो इसमें हमारी बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ बहुत तगड़ी है, हम अपने नेचुरल टेम्पलेट पे आ गए जो हम कंफर्टेबल हैं जिससे सबसे ज़्यादा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कुलदीप ने जो परफॉर्मेंस दी है पहले मैच में, उसके बाद क्या अक्षर पटेल का बनता स्टार्ट करना या फिर कुलदीप के साथ ही स्टिक? आई थिंक थोड़ा अनफॉर्चुनेट है फॉर कुलदीप यादव, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैड अ ग्रेट गेम लास्ट मैच में, बट फॉर मी इट इज गोइंग टू बी अक्षर पटेल, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वी सॉ कि कैसे कुलदीप यादव, जडेजा एंड अक्षर पटेल जब ये तीनों खेल रहे होते हो तो ये तीनों क्लास बॉलर्स हैं एंड तीनों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुलदीप यादव की बॉलिंग बहुत अच्छी है तो अक्षर पटेल से ऊपर आ सकता है क्या वो, क्योंकि अक्षर पटेल की बॉलिंग हैज़ ऑल्सो बीन वेरी गुड, प्लस ही इज़ ग्रेट विद द बैट। तो आई थिंक एक तो बॉलिंग में अच्छा है ही वो, एंड बैटिंग में वी विल नीड बैटिंग डेप्थ आई थिंक स्पेसिफिकली इन दिस टेस्ट मैच, जस्ट बिकॉज थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, थोड़े वल्नरेबल है ऊपर का बैटिंग लाइनअप। तो आई विल प्रोबब्ली गो विद अक्षर पटेल। इस डिलेमा को ना हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आई थिंक 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, उससे हम इस डिलेमा को कि अक्षर और कुलदीप में से किसको खिलाना है वो समझ पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा ये है कि भाई अक्षर पटेल ऑफ कोर्स बैटिंग डेप्थ बहुत देगा आपको, 11 में से 9 बैट्समैन हो जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कुड सी कि पट्टीदार, सरफराज और जुरेल तीनों साथ में डेब्यू कर रहे हैं, या मतलब पट्टीदार का एक मैच हुआ है बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि आपका मिडिल ऑर्डर में लिटरली हर कोई सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला हुआ है या फिर 0 टेस्ट मैच खेला हुआ है। वो बहुत बड़ा इनएक्सपीरियंस है अगेंस्ट अ बिग साइड लाइक इंग्लैंड, जो कि अभी बेसबॉल के फेम पे राइड करके आ रहे हैं, राइट, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका हाई होगा ही होगा। तो अगर हम लोग सरफराज, पट्टीदार और जुरेल को खिला रहे हैं, इवन भरत को भी खिला रहे हैं, भरत ने भी कुछ खास करा नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अक्षर पटेल बैटिंग भी कर सकता है, जो कि तुमने भी कहा, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग का। शायद अक्षर पटेल की डेप्थ की वजह से हम लोग थोड़ा और सेफ फील कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है अक्षर के फेवर में, राइट। दूसरा पॉइंट कुलदीप के फेवर में ये है कि भाई अगर पिच फ्लैट निकली जैसे कि सेकंड टेस्ट मैच में दी, तो हम लोग को रिस्ट स्पिनर ही खिलाना चाहिए। वो क्यों है, वन सेकेंड आई वुड आस्क यू टू एक्सप्लेन वेरी क्विकली। ओके, जो रिस्ट स्पिनर होते हैं ऑब्वियसली जो फ्लैट ट्रैक्स होती हैं वहाँ पे नेचुरली जो फिंगर स्पिन होती है उसमें ज़्यादा स्पिन नहीं देखने को मिलती हमें फ्लैट पिचेस में। तो जो रिस्ट स्पिन होती है उसमें आप बेसिकली पूरे हाथ पूरे रिस्ट से कंट्रोल कर रहे हो बॉल को, तो एक ज़्यादा टर्न देखने को मिलता है हमें रिस्ट स्पिनर्स की बॉल पे। तो जो फ्लैट पिचेस होती है वहाँ पे वी कैन सी कि जो बहुत ज़्यादा टर्न हो सकती है ऑब्वियसली वो रिस्ट स्पिनर्स की होगी, विच विल हेल्प अस मोर। तो इसलिए मे बी उसे करा जाए। मतलब पूरे स्पिन करो ना, और क्या है भाई, दूसरे जगह पे क्यों खिलाते हैं फिर फिंगर स्पिन? अच्छा ओके। एंड जो ऑलरेडी टर्न कर रही होती है पिचेस, उसमें बेसिकली पॉइंट ये होता है कि जो रिस्ट स्पिनर्स होती है उसमें कंट्रोल कम होता है आपके पास, जब आप रिस्ट कर रहे होते हो तो स्पिन ज़्यादा हो सकती है। भाई अभी तक नहीं समझा भाई, 3-4 पॉडकास्ट हो गए, अभी तक समझ में नहीं आया। तो और क्या है भाई, इट इज़ वेरी सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। रिस्ट स्पिनर्स की बॉल हर विकेट पर टर्न करेगी, हाँ ठीक है। हाँ, फिंगर स्पिनर की बॉल विच इज एन ऑफ स्पिनर, उसकी हर विकेट पर टर्न नहीं करती बिकॉज फिंगर से रेवोल्यूशन आप बंदा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। रिस्ट से पूरी रिस्ट का वेट लग रहा है तो हर बॉल हर पिच पर टर्न करेगी, राइट। तो अगर फ्लैट विकेट है वहां पर फिंगर स्पिनर स्ट्रगल करेगा बॉल को टर्न कराने में, तो आप हमेशा रिस्ट स्पिनर को ही खिलाओगे। अगर हम लोग ऐसी पिच पे आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी टर्न कर रही है, तो वहां पे तो फिंगर स्पिनर की बॉल भी टर्न करेगी, बट एक बॉल ऐसी जरूर होगी जो कि एंगल के साथ पड़ के सीधी निकल जाएगी, जो कि रिस्ट स्पिनर के साथ नहीं होगा। तो फिंगर स्पिनर हमें बेसिकली 2 वेरिएशन दे देता है ऑन अ टर्निंग ट्रैक, एंड वो वेरिएशन सीधी वाली बॉल का कब आने वाला है फिंगर स्पिनर को खुद नहीं पता होता, राइट। तो बैट्समैन को क्या ही पता होगा, तो वो डाउट में डालता है। ओके भाई रट लो इस चीज को। मैंने 75% चीज़ सही बोली है, मैंने बस वो चीज़ गलत बोली है, हाफ बेट नॉलेज इज नो कि 25% वाला चीज़ मैंने गलत बोली है। एनीवे चलो, तो आई थिंक अगर पिच फ्लैट होगी तो वी विल गो विद कुलदीप यादव, बिकॉज अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन तीनों फिंगर स्पिनर में नॉट गिव अस the output that we need in terms of the wickets. अगर विकेट रैंक टर्नर होती है, आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट कि अक्षर पटेल को खिलाना है, ठीक है।
and it is not even because of his batting, purely on the basis of bowling as well. Ryan Turner pe will always have a finger spinner first because of this logic. Third point is in this dilemma कि भाई इतना सोचना ही क्यों है, दोनों को खिला लो और सिर्फ बुमराह को खिला लो, एक ही पैसे खिला लो, बाकी 4 स्पिनर हो जाएंगे. उसके बारे में क्या सोचना है? आई थिंक फिर वही पॉइंट होगा कि आप बुमराह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो ऑलरेडी, जो कि है इस टाइम पे. एक ऐसा ऑप्शन होना साइड में जो कि कुछ नहीं तो बहुत मतलब ऐसी 6-7 ओवर ही कराते. जब हमने फर्स्ट टेस्ट मैच भी बुमराह से ऐसी बुमराह कह रहा हूँ सॉरी सिराज से 7-8 ओवर ही कराए थे, ज़्यादा कराए भी नहीं थे. बट जस्ट टू हैव अनदर ऑप्शन ऑन द फील्ड कि अगर इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट तो वी हैव अनदर ऑप्शन. आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बस एक बार सिंगल आउट कर देना बुमराह को एंड हमेशा एक्सपेक्ट करना, स्पेशली अगर फ्लैट विकेट है भी तो बुमराह का काफ़ी रोल होगा भी, तो हर बार बस एक पेसर लेके एक्सपेक्ट करना कि नहीं वो फिर से वही 6 विकेट निकाल देगा. रैंक टर्नर है तो फिर से बुमराह आई थिंक तो तब भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा कम लोड होगा उस पर. बट स्टिल आई थिंक आप पेसर को बॉलिंग कराओगे तो हो ही, ऐसा नहीं कि आप बॉलिंग कराओगे ही नहीं उससे. स्टिल आई थिंक ये एक ऑप्शन होना सही है. आई थिंक ऐसा नहीं होगा. मतलब इंडिया वांट्स टू हैव 2 पेसर्स, ये टेम्पलेट यूजुअली फॉलो करते हैं. 1 पेसर टेम्पलेट कभी इंडिया फॉलो करती नहीं है, तो आई थिंक वहां पे जाएंगे नहीं हम लोग. ओके तो बुमराह सिराज तो खेलेंगे. बात अब यही है कि अक्षय कुलदीप में से कौन खेलेगा. अल्टीमेटली आई थिंक इट विल बॉयल डाउन टू द पिच. तो अब हम पिच को डिस्कस करते हैं कि पिच कैसे होने वाली है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डूबियस है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये पिच इट इज नोन फॉर एक्सट्रीम्स. हिस्टोरिकली ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है. यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट्स हमें देखने को मिलती है, विच इज़ वाई सौराष्ट्र जो कि रणजी टीम है यहाँ की, उसकी तरफ से पुजारा ने भाई ट्रिपल सेंचुरी मारी हुई है, जडेजा ने भी ट्रिपल सेंचुरी मारी हुई है. ये विकेट मतलब सपोर्ट करता है हाई स्कोर्स को. बट इसका जडेजा ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है. भाई जडेजा ने आई थिंक दो मारी है शायद. ओ भाई साहब, यहाँ का फ्लिप साइड पता है. बट यहाँ पे क्या है, सौराष्ट्र के ऊपर ना क्योंकि इतना हाई स्कोरिंग गेम होता है तो कई बार ड्रॉ निकल जाते हैं, बिकॉज हर कोई बैटिंग कर ही जा रहा है, तो रिजल्ट नहीं आ पाता, आउट ही नहीं होते बैट्समैन. तो कभी कभी टू मेक श्योर कि रिजल्ट आए कि सौराष्ट्र को जीतने की जरूरत है, दे नीड दोस पॉइंट्स, कई बार यहाँ पे वो सीधा रैंक टर्नर्स बना देते हैं. ओके मतलब प्योर बैटिंग विकेट से डायरेक्टली सीधा रैंक टर्नर पे ही आ गए, एकदम एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं, कोई बीच में है ही नहीं. एंड उसका मतलब इस ये मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे के स्टैट्स भी हैं जो कि मैं भी आपको बताता हूँ. यहाँ पे इस पिच पे 500 से ऊपर 20 बार ऐसा हो चुका है किसी टीम ने 500 से ऊपर रन बनाया हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट स्कोर फॉर अ बैटिंग विकेट. ठीक है, बट 20 बार ऐसा भी हुआ है कि 150 से कम पे ऑल आउट हो गए. ओके, तो एकदम एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं हम लोग. एंड इनफैक्ट यहाँ पे अगर जो आखिरी 2 मैचेस खेले गए इस पिच पे, डोमेस्टिक मैचेस, वही उन्हीं का रिकॉर्ड देख लो. जो पहला टेस्ट मैच था उसमें पुजारा ने 200 मार दी थी अकेली, और जो भी लेटेस्ट टेस्ट मैच हुआ है वो ईरानी कप में हुआ था, सौराष्ट्र वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया में, उसमें थर्ड इनिंग्स का टोटल था 160 और फोर्थ इनिंग्स का टोटल था 79 ऑल आउट. ओ भाई साहब, काफ़ी वेरिएशन. तो पिछले 2 मैचेस में ही 2 एक्सट्रीम विकेट्स हमें देखने को मिल चुकी हैं. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल में 2 ही टेस्ट मैच खेले, दोनों हाई स्कोरिंग थे हिस्टोरिकली. एक 2016 में इंग्लैंड के अगेंस्ट था, एक 2019 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था. तो इस पिच से एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप गेस नहीं कर सकते. अच्छा, मैंने जितना पढ़ा था अपना टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अपना इंडियन एक्सप्रेस, इन लोगों ने जो न्यूज़ निकाली थी उसके हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी रैंक टर्नर. सो ऑब्वियसली जब मैच स्टार्ट होगा हमें तभी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है. बट अगेन जस्ट पुटिंग आउट देयर कि ऐसे कुछ आउटलेट्स से निकाला है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ रैंक टर्नर. ऑल्दो इनिशियल रिपोर्ट्स ये थी कि ये पिच अच्छी होने वाली है, जब सेकंड टेस्ट मैच खत्म हुआ था तो अच्छी एज इन फॉर बैटिंग. ओके, सो पॉइंट वही है कि रिपोर्ट्स काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है. एंड अभी कोई गेस कर नहीं सकता एग्जैक्टली कि पिच कैसे होने वाली है. आई ऑल्सो फील कि आई वुड वॉन्ट टू सी द रैंक टर्नर आउट हेयर, बिकॉज कई लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग इनएक्सपीरियंस को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी स्किल सेट को क्वेश्चन कर रहे हैं बाय मेकिंग देम प्ले ऑन सच अ डिफिकल्ट विकेट इन देयर फर्स्ट टेस्ट मैच इटसेल्फ. आई वुड आर्ग्यू कि अभी हमने पिछले 2 टेस्ट मैच में देख लिया, व्हेन वी गिव अ गुड बैटिंग विकेट, बैस बॉल का वो चाहते ही वही है भाई. तो तुम अपने स्किल को थोड़ा बैक करो, दूसरों का मत सोचो. हम इतने सालों से रैंक टर्नर्स पे जीतते आ रहे हैं, अभी भी जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, चाहे इनएक्सपीरियंस ही क्यों ना हो. ये जो इनएक्सपीरियंस लोग कह रहे हैं वही लोग हैं जो कहते हैं कि रणजी के टैलेंट को बैक करो, स्पिन खेलना चाहिए. तो अब तुम दोगले मत बनो. ठीक है, आई वुड एंड ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड की कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है. जैक लीच खेलने नहीं वाला, जो उनका मेन स्पिनर था, वो अपना रेहान अहमद का वीज़ा का चक्कर पड़ा हुआ था, और वो भी आ ही जाएगा. कोई एक्सपीरियंस है नहीं उन लोगों में. अगर हमारे ये सरफराज पटीदार वगैरह नए नए प्लेयर आ रहे हैं तो उनके भी वो नए नए प्लेयर ही हैं, 1-2 टेस्ट मैच खेले हुए, कोई फर्क नहीं है. तो यू शुड बी एबल टू टैकल देम, देयर इज नो एक्सक्यूज. I personally feel it should be a rank turner, and hence Akshar Patel will be starting.
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड लाइनअप था हमारा जडेजा के साथ वाला, वो सबसे लाइकली है। वो लाइकली है, अनलेस कि जडेजा खुद ही बोल दे कि मैं नहीं खेल सकता और फिर अपना कुलदीप First यादव और वाला। सबको ही खेलना ओके। एनी अदर थॉट्स ऑन दिस वन? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? हाउ शुड वी गो अबाउट द गेम? इंग्लैंड को कैसे टैकल करेंगे? आई थिंक अगर रैंक टर्नअप बढ़ेगी तो अगेन एज यू सेड हमारे लिए बेस्ट होगा। एंड अगेन मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया था कि अभी थोड़ा रैंक टर्नअप पे जब भी हम लोग जीतते हैं, वी हैव आवर लाइनअप उस टाइम पे, वी हैव आवर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट केस एंड प्रॉब्ली जब से मैं क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है तब से पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ जब इतने सारे प्लेयर्स एक साथ अपना शायद डेब्यू करें। हाँ, तो और इतनी बड़ी सीरीज है। हाँ, इतनी बड़ी सीरीज़ है, तो काफ़ी गैम्बल लेने वाली सीरीज़ होगी है। बट एज एवरी वन सेज एंड बहुत पॉपुलर नोशन है ये कि रणजी ट्रॉफी से आप लो प्लेयर्स को, क्योंकि दे नो कि इंडिया में कैसे खेलना है, इंडियन पिचेस पे कैसे खेलना है। तो इफ़ वी बैक देयर स्किल देन उसके हिसाब से रैंक टर्नर्स पे भी दे शुड बी एबल टू प्ले। एंड एक वो पॉइंट भी काफ़ी सही है कि उनके स्पिनर्स के भी कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो वी शुड बी एबल टू टैकल इट। तो अगर रैंक टर्नर होगा तो ऑब्वियसली गेम देखने में मज़ा आएगा, थोड़ा जल्दी भी खत्म होगा, वो भी अच्छा लगेगा देखने में। एंड थोड़ा इंटेंस जब बैटल्स होते तो देखने में मज़ा आता ही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग जीत जाएंगे ये वाली सीरीज, ये वाला टेस्ट मैच भी। बट अगर रैंक टर्नर होती है तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी कंपेरेटिवली ईजी फॉर अस। अगर एक थोड़ी वैसी विकेट होती है, बैटिंग फ्रेंडली होती है, देन आई थिंक थिंग्स विल बी अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट पॉइंट वही है कि देन अगेन मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रोहित शर्मा एंड अश्विन। हाँ भाई, आई होप। जडेजा का मैं इसे नाम ले रहा हूँ क्योंकि पक्का नहीं खेल रहा है कि खेल रहा है, और अभी भी इंजरी से आ रहा है वैसे भी। राइट। सो अश्विन एंड रोहित शर्मा हैव टू स्टेप अप। रोहित शर्मा तो मोर देन एवर बिफोर भाई, इससे ज़्यादा गंदा नहीं हो मतलब सकता। अब तो राहुल और अय्यर भी नहीं है, जो कि चलो अय्यर तो पहले भी नहीं खेल रहा था, लेकिन अब तो ऑन पेपर भी वो एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा। तो रोहित शर्मा हैज टू टेक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। होपफुली टॉस जीत जाए हम लोग, को बैटिंग पहले कर ले। आई थिंक बैटिंग ही पहले करनी चाहिए, चाहे अच्छी बैटिंग विकेट हो चाहे बुरी हो। बिकॉज अगर अच्छी बैटिंग विकेट है तो पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दो एंड ट्राई टू बीट विद एन इनिंग्स। अगर बुरी विकेट है तब तो भाई पहले बैटिंग कर ही लो, बिकॉज चौथे पांचवें दिन तक आते आते तुम बचोगे नहीं। विल वी गेट टू सी अ 50 फ्रॉम रोहित शर्मा इन दिस टेस्ट मैच? आई थिंक 50 तो देखने को मिलनी चाहिए। आई थिंक एक मिलेगी। 100 नहीं मिलेगी। नहीं, 100 किसी से भी देखने को मिलेगी। अगेन भाई वो पिच पे डिपेंड करता है। अगर रैंक टर्नर हुई तो नहीं मिलेगी। सरफराज खान के लिए क्या लगता है? आई थिंक he'll have a good मैच। हाँ, अब गुड मैच क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन है उसकी? आई थिंक 50 पे अगर तुम 50 मारो डेब्यू पे तो इट्स अ गुड मैच, राइट। आई थिंक 50 देखने को मिल सकती है। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि रोहित शर्मा से बहुत वो नहीं देखने को मिलेगा। लाइक मे बी अ 15-1 मैच, बट सेकेंड इनिंग्स में फिर वापस। व्हाट अबाउट पाटीदार? पाटीदार से भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग इनिंग्स, बट अगेन हो सकता है वही वो प्रॉमिस वाली इनिंग्स हो कि चलो ही शोइंग प्रॉमिस। चाहे 20-30 60-70 बॉल खेल के मतलब उसने। सरफराज और पाटीदार में तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक पाटीदार सरफराज खान will score more सरफराज runs. खान पे तो पूरे एवरी मीडिया आउटलेट विल बी हैविंग देयर आईज ऑन सरफराज खान भाई। प्लस आई थिंक एवरी फैन विल ऑल्सो। सबको बहुत इतना 2-3 साल से हाइप चली ही जा रहा है। चल रही है। प्लस ही हैज इनसेन स्टैट्स। हाँ, अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो कुछ ज्यादा ही अजीब अनरियलिस्टिक स्टैट्स हैं उसके। अभी भी जब वो मैच खेलने आ रहा है उससे पहले के 4-5 मैच उसका रिकॉर्ड देखे तो इट इज इनसेन। तो आई थिंक सबकी आंखें तो होंगी उस पे, एंड आई थिंक इस मैच में ही विल स्कोर मोर रन्स देन पाटीदार। कुड ही बी द हाईएस्ट स्कोरर फॉर अस? ओ भाई पता नहीं, आई थिंक दैट्स टू फार फेच्ड। कौन लगता है टॉप स्कोरर? टॉप विकेट टेकर टॉप स्कोरर बता दो, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जडेजा। दोनों में? नहीं। टॉप विकेट टेकर आई वुड स्टिल से अश्विन, एंड टॉप स्कोरर मे बी गिल। गिल भाई साहब, चलो ठीक है भाई। ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या होने वाला है भाई, वो बता दो। सो बीसीसीआई ने अभी एक डिसीजन अनाउंस करा है, एंड उसमें पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं क्या एग्जैक्टली न्यूज़ है। द बीसीसीआई isn't too happy with certain established Indian players' attitude towards red ball cricket, and BCCI has conveyed to players that they are required to join their respective state teams for the upcoming matches of Ranji Trophy, apart from the players with the national team or NCA. So NCA National Cricket Academy और जो national team के साथ players हैं, उनके अलावा जितने भी players हैं, BCCI has conveyed to them कि आपको जाके रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलना है, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद स्पेसिफिकली कुछ प्लेयर्स जो कि आईपीएल खेलने के मूड में अभी से आ गए हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएल। तो आई थिंक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि अगर आप इंडियन टीम में हो, अभी स्क्वाड में हो, तो आपके लिए चीज़ अप्लाई नहीं होती है। और अगर आप एनसीए में रिहैब में हो, बेसिकली अपना स्किल इंप्रूव कर रहे हो, फिर इंजरी इंप्रूव कर रहे हो, तो भी आप पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अप्लाई सिर्फ उन लोग के लिए जो अभी खाली बैठे हुए हैं, जो ना ही कोई इंडिया से कोई मैच खेल रहे हैं, ना ही उनको कोई इंजरी इशू है, तो वो एनसीए में गए हुए हैं। वो अभी बेसिकली खाली बैठे हुए हैं,
बीसीसीआई की तरफ से कोई डोमेस्टिक गेम ही नहीं खेल रहे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई थिंक कुछ नाम आने वाले हैं। आई थिंक पहला तो बहुत ऑब्वियस नेम है ईशान किशन, ठीक है। साथ ही साथ 2-3 नाम और ले लेता हूँ। आई थिंक कृणाल पांड्या, दीपक चहर का भी स्क्वाड में भी था वो T20 के, फिर उसके फादर के साथ कोई इश्यूज हुए थे इनफैक्ट। नाउ एवरीथिंग इज ओके बट ही इज स्टिल नॉट प्लेइंग डोमेस्टिकली, ही इज वेटिंग फॉर दी IPL आई थिंक। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन श्रेयस अय्यर पे भी जाएगा, ओके, बिकॉज नाउ ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, इंजरी वाला सब बहाना ही है। आई थिंक ही विल बी एक्सपेक्टेड टू प्ले रणजी ट्रॉफी ऑल्सो। ओके, ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसी न्यूज़ है कुछ कि 4-5 मैचेस शायद कंपलसरी कर दे BCCI, जो लोग खाली बैठे हुए, कि आपको 3-4-5 मैचेस रणजी खेलने पड़ेंगे तभी आप IPL खेल सकते हो इस साल, वरना IPL नहीं खेलने देंगे। ये रूमर्स है, बट अगर ये होता तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। नाउ लेट्स कम टू द प्लेयर्स एंड दिस डिसीजन। तुम्हारा क्या इनिशियल टेक? यू सेड यू हैव सम थॉट्स। आई थिंक मेरा ऑब्वियसली सबसे पहला थॉट था जब ये आई थी न्यूज़, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि चलो कुछ स्टैंड ले रही BCCI इस बारे में। एंड मेरे इनिशियल थॉट्स यही थे कि सही डिसीजन है एकदम, एंड आई होप कि ये चीज़ एक्चुअली में ट्रू भी हो। बट वाइल आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू ट्विटर उसी न्यूज़ पे एक किसी बंदे ने ये चीज़ ट्वीट करी उसके नीचे, एंड कुछ ऐसे का, क्योंकि ये चीज़ आई थी BCCI isn't too happy with certain players एटीट्यूड ऐसे करके, तो उसने कहा था द फैंस आर नॉट टू हैप्पी विद BCCI एटीट्यूड ऑफ पिकिंग प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर IPL परफॉर्मेंसेज ओवर देयर परफॉर्मेंसेज इन द रणजी ट्रॉफी। तो आई थिंक आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ, क्योंकि ओवर टाइम हमने देखा है कि IPL की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे काफ़ी फॉर्मेट्स में प्लेयर्स पिक कर लिए जाते हैं। नाउ इनिशियली इस टाइम पे ये चीज़ बोली जाएगी कि आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल है WTC फाइनल का, कि स्क्वाड में ले लिया था जायसवाल को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही परफॉर्म्ड इन द IPL। उससे पहले का कोई डेटा नहीं था किसी के पास। भाई तो ही वाज नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीवे। नहीं, मैं तो स्क्वाड की बात कर रहा हूँ कि आप स्क्वाड में ले लेते हो उसे, स्टार्टिंग लाइन में तो ऑब्वियसली एकदम से ही नहीं आ पाओगे आप। ये बहुत ही गलत कंपैरिजन है। आई थिंक फेयर है, किसी ने सोचा था उस टाइम पे जायसवाल आ सकता है WTC फाइनल। जायसवाल और गिल जैसे लोगों का हमें पता है कि ये आगे जाके ऑल फॉर्मेट बनने वाले हैं। भाई जायसवाल का किसे पता था? नहीं, जायसवाल का सबको पता था भाई, डोमेस्टिकली ही हैज बीन गुड। IPL में जो उसने परफॉर्म करा, रणजी में भी जितना वो खेला अच्छा ही खेला। तो पहले क्यों नहीं आया? हाँ, पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, 19 साल का था भाई वो। WTC फाइनल की स्क्वाड में डू यू थिंक इसलिए अगर उसका IPL अच्छा नहीं जाता तो क्या वो आता? नहीं, वो सब ठीक है। पॉइंट ये है कि आप एक ऐसे टैलेंट स्पॉटेड हो ऑलरेडी जो कि अल्टीमेटली ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनने वाला है। अब आपका वेट किया जा रहा है कि आप कब इंटरनेशनल स्टेज पे आके एक्सप्लोर करोगे। जैसे ही आपने वो टिक मार्क मार दिया, अब आपको लूप में लाना शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो IPL में परफॉर्म नहीं करता तो फिर क्या उसे लेते? हाँ, नहीं लेते ऑफ कोर्स। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसने एक इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करके नहीं दिया, आपको वो टिक मार्क नहीं दिया। T20 के भाई देखो यार, मैं वही कहूंगा कि हर प्ले के अगर हम लोग कहने लग जाएं तो सही बात है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट। तो आई डोंट थिंक जायसवाल इज द राइट एग्जांपल फॉर दिस वन। अगर तुम किसी और प्ले का नाम लोगे, जैसे कि मान लो कहते हो तुम कि रिंकू ने परफॉर्म कर दिया और उसको WTC फाइनल में ले लिया, तो आई गेट व्हाई यू वुड से दैट। आई थिंक जायसवाल, गिल जैसे प्लेयर्स थोड़े एक्सेप्शन है यहाँ पे। भाई आई थिंक IPL में जो लोग खेल रहे होते हैं या जो भी ऐसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 99% लोगों का डोमेस्टिकली रिकॉर्ड अच्छा ही होता है। पॉइंट मतलब वी डोंट नो अबाउट जो भी एक्सप्लोर करते हैं, किसी का भी जो भी हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लोर करे किसी सीजन, हम लोग देखते, क्योंकि उसके बाद उन सबके स्टार्ट्स अवेलेबल हो ही जाते हैं, तो हर ESPN सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये सब लोग तुरंत डालते हैं उनके स्टैटिस्टिक्स। एंड 99% ऑफ द टाइम्स आई हैव नोटिस्ड, मतलब जो भी प्लेयर्स आते हैं ऐसे, कि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अच्छा ही होता है। अभी रिंकू सिंह का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखेंगे वो भी अच्छा ही निकलेगा। अभी वो किसी UP की स्टेट टीम से कुछ टेस्ट खेला था, उसमें भी ही हैज स्कोर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रन्स। तो आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट है कि IPL के बेसिस पे प्लेयर्स को चूज करा जाता है, आई थिंक इट इज फेयर कि करते हैं लोग एक्चुअली में। नाउ अगर ये चीज इट इज अ डिसीजन जो कि चेंज करा जा रहा है, इसलिए ये चीज बोली गई है, क्योंकि काफी लोग ये एग्जांपल देंगे कि अभी टेस्ट स्क्वाड का देख लो, यहाँ पे IPL से किसे लिया गया? सरफराज खान को लिया गया, रजत पाटीदार को लिया गया, जो रणजी ट्रॉफी से लिया गया। वो आई अंडरस्टैंड कि चलो इस बार इन लोगों ने सही डिसीजन लिया है, एंड इसलिए ही अगर ये डिसीजन इस चीज को चेंज करने के लिए लिया जा रहा है, एंड अगर इस चीज को आगे जाके बैक करा जाएगा, तो इट इज अ टोटली राइट डिसीजन फ्रॉम BCCI। अभी इस पॉइंट पे आएंगे, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मैं यहाँ पे उल्टा पर्सपेक्टिव दूंगा। यहाँ पे कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि IPL के बेसिस पे सेलेक्ट करे गए थे और परफॉर्म नहीं कर रहे टेस्ट में? ट्रू, बताओ कौन है इस टाइम पे? कोई भी बता दो। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है। गिल गिल ब्रोक आउट थ्रू द वाइड बॉल सर्किट। अभी वो
तुम कह रहे हो कुछ भी 100 मार दिया उसने, ठीक है क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क्स तो अभी भी हैं। बट अभी तो लेटेस्ट 100 मार दिया ना, जयसवाल ने 200 मार दिए। तो जो तुम कह रहे थे WTC फाइनल में क्यों लिया, ही इज प्रूविंग व्हाई ही वाज टेकन। रोहित शर्मा एक्सप्लोरेड एज अ वाइट बॉल क्रिकेटर, वो भी चल रहा है। बुमराह केम इन एज द IPL प्लेयर, वो भी चल रहा है। अश्विन केम इन एज द IPL प्लेयर, वो टेस्ट का बेस्ट बॉलर बना हुआ है। जडेजा केम इन एज द IPL प्लेयर, वो भी चल रहा है। तो प्रॉब्लम पता किससे हो रही है तुम्हें? मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज से। विराट कोहली RCB में 2008 में आ गया था, वहां से उसको लाइमलाइट मिली, वो भी चल रहा है। लाइमलाइट मिली और वहां से वो चल रहा है। बट ये जो क्वेश्चन आया इस टाइम पे कि प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंस IPL को दे रहे हैं एंड BCCI इज नॉट टू हैप्पी अबाउट इट। पॉइंट वही है मेरा कि चलो प्लेयर्स जो अगर आगे जाके अभी ईशान किशन भी खेल तो अच्छा ही रहा ना जब भी खेलता है इंडियन टीम से, तो अगर वो IPL के थ्रू ही आएगा तो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम है कि IPL के थ्रू आ रहा है एंड उसके बेसिस पे उसे सेलेक्ट किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि फिर IPL को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे लोग। मेरा पॉइंट एग्जैक्टली ये है कि अगर BCCI एक्सपेक्ट कर रही है कि हम लोग IPL के बेसिस पे प्लेयर चूज करेंगे एंड फिर एक्सपेक्ट करिए कि नहीं तुम रणजी ट्रॉफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, आई थिंक दैट इज अनफेयर। अल्टीमेटली हर किसी का एम ये है कि मुझे इंडियन टीम के अंदर आना है एंड अगर उसके लिए उसे IPL खेल के स्पॉटलाइट में आना पड़ेगा जिसके थ्रू वो इंडियन टीम में आएगा, तो इट इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन टू हैव कि वो IPL को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। आई थिंक जो तुम बोल रहे हो ना वो तब वैलिड होता जब ऐसा होता है कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं और बगल में ही सेम टाइम पे IPL के मैचेस चल रहे हैं, तब जो तुम कह रहे हो वैलिड होता। व्हाई आई थिंक जो तुम कह रहे हो वो लार्जली इनवैलिड है राइट नाउ। आई गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम। बेसिकली BCCI ने क्या कहा है कि IPL अभी 1-2 महीने बाद शुरू होगा, तुम साल के स्टार्टिंग से ही क्यों खाली बैठे हुए हो? तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है जो तुम कह रहे हो बेसिकली कि प्लेयर को तो IPL चूज करना ही पड़ेगा बिकॉज IPL के बेसिस पे आप सेलेक्ट भी कर रहे हो। वो चीज़ वैलिड तब होती जब मान लो कि अभी 25 फरवरी का दिन आ रहा है, अब 25 फरवरी के दिन ईशान किशन का मुंबई से भी मैच है, मुंबई इंडियंस से, और रणजी ट्रॉफी में मुंबई से मैच है, उसको चूज करना है। तो वो अगर कहता है कि मैं मुंबई इंडियंस का मैच चूज करूंगा ओवर माय स्टेट टीम इन रणजी ट्रॉफी, तब तुम्हारा पॉइंट वैलिड होता है कि भाई वो क्यों ना करे बिकॉज IPL से सेलेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट अभी ये कि अभी 1-1.5 महीना बचा हुआ है और तुम अभी के रणजी ट्रॉफी के मैचेस मिस करो ताकि तुम अभी खाली बैठ के सब IPL की तैयारी करो। तो तब तुम्हारा आर्गुमेंट इतना वैलिड मुझे लगता नहीं है बिकॉज नाउ व्हाट BCCI इज सेइंग एसेंशियली इज कि तुम खाली मत बैठो, IPL के टाइम पे तुम IPL खेलना, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम अभी अपना ये खेलना ही कुछ और खेलना ही छोड़ दोगे। प्रॉब्लम वो है। आई थिंक अभी व्हाट यू सेड ना कि IPL की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी ये चीज़ बोली गई दे आर नॉट हैप्पी विद देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स रेड बॉल क्रिकेट। आई थिंक अल्टीमेटली इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IPL, ऑब्वियसली इफ दे आर सिटिंग आइडल राइट नाउ कि कुछ नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली दे शुड बी प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी मैचेस। लेट मी पुट इट आउट वेरी स्ट्रेट, कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर जो कि इंडिया के लिए खेलता है, वो अगर अपने घर में बैठ के अपने 2-3 दोस्तों के, जैसे ये कृणाल पांड्या वगैरह के साथ ट्रेनिंग कर रहा है आजकल, उसको लेमन टर्म्स में खाली बैठना ही बोलेंगे। विराट कोहली अपने घर में कोरोना के टाइम पे अपने घर में कर रहा होगा बैटिंग जितनी भी, पर वैसे वो खाली, सब प्लेयर खाली बैठे थे, राइट। दे वर नॉट प्लेइंग। बेसिकली खाली बैठने का मतलब क्या है? आप खाली कब नहीं बैठे? जो आप गेम टाइम ले रहे हो, मैच प्रैक्टिस कर रहे हो। मैच प्रैक्टिस और वैसे ट्रेनिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि मैच फिटनेस और नेट फिटनेस में फर्क होता है, राइट। तो आई थिंक वो खाली बैठने वाला जो स्टेटमेंट आया रणजी ट्रॉफी का, सॉरी BCCI का, वो सेंटिमेंट से आया है कि तुम खाली बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सो रहे हो बिस्तर पे। ऑफ कोर्स तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, बट खाली बैठने का मतलब है तुम गेम टाइम क्यों नहीं ले रहे हो? तो गेम टाइम जाके लो। आई थिंक गेम टाइम लेंगे, बट पॉइंट है गेम टाइम लेंगे तो रेड बॉल क्रिकेट का लेंगे रणजी ट्रॉफी में, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट के लिए नेट पे क्या प्रिपेयर कर रहे हो तुम? वो भी तो उसके लिए भी तो तुम गेम टाइम मतलब मैं भाई वाइट बॉल क्रिकेट का कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है इस टाइम पे? भाई तुम लोकल टूर्नामेंट्स तो चल ही रहे होते हैं, स्टेट के जाके खेल लो। अब वो हम कहने को तो कह रहे भाई तुम सोसाइटी मैच चल रहे हैं वो जाके खेल लो। नहीं BCCI एफिलिएटेड टूर्नामेंट चल रहे होंगे, बट क्या कुछ उसकी कुछ वैलिडिटी है? यार गेम टाइम लेने के लिए तुम कहीं भी खेल सकते हो। BCCI से एफिलिएटेड ट्रॉफीज हो रही है, तुम क्यों नहीं खेलोगे भाई? अभी जो क्वेश्चन आया वो रणजी ट्रॉफी के लिए आया है कि तुम रेड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। ये नहीं आया कि तुम व्हाइट बॉल क्रिकेट का किसी और टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेल रहे। अगर वो रेड बॉल क्रिकेट का लेके खेलते भी हैं तो मे बी प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी इज नॉट द आइडियल प्रिपरेशन फॉर प्लेइंग द IPL। नहीं भाई, तो ये हर किसी प्लेयर के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है ना। क्या? अगर तुम्हें रेड बॉल जो अपनी टेस्ट टीम है उसके लिए अपने आप को अवेलेबल करवाना है, तो तब तुम्हारे लिए चीज वैलिड है भाई, कि फिर तुम खाली मत बैठो। राइट।
अगर ऐसा कोई प्लेयर है जिसको बनना ही सिर्फ T20 का प्लेयर है, जो कि पता है कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट का है, तो उससे एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा। राइट। ईशान किशन का नाम पर्टिकुलरली क्यों आया है? बिकॉज हर टेस्ट मैच के बाद द्रविड़ से पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। द्रविड़ खुद भी कहता है कि इसने हमें कहा था मुझे रेस्ट चाहिए। अब जब ये अवेलेबल करेगा अपने आप को, तो पहले से रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने पड़ेंगे। पॉइंट यही है, बीसीसीआई का कहने का मतलब यही है, जो बंदा इंडिया की टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता है उससे ये बिहेवियर नहीं झेला जाएगा, तुम्हें जाके रणजी के मैचेस खेलने पड़ेंगे। राइट। देयर इज नो क्वेश्चन व्हाई दिस इज बैड, दिस इज अ हिस्टोरिक मूव। आई थिंक बैड नहीं है, बट हिस्टोरिक मूव ये है क्योंकि पहली बार हम ऐसी चीज देख रहे हैं। Which is why, हाँ, तो एग्जैक्ट बुरा क्या है? नहीं, बुरा कुछ नहीं है। मेरा तो पॉइंट ये था कि इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेयर्स कि वो आईपीएल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अगर आप आईपीएल के बेसिस पे ही अल्टीमेटली टीम पिक करने वाले हो। अगर फिर से डिसएग्री इवन अगर मैं ये कह दूं कि ईशान किशन इफ ही हैज अ ब्लाइंडर ऑफ एन आईपीएल, बहुत ही अच्छा खेलता है, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो आगे के टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट हो जाए। अब वो तो व्हाट इफ हो गया, उस पर हम नहीं जाएंगे। आई थिंक इट इज परफेक्टली रीजनेबल टू से दैट कि वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपीएल के बेसिस पे हो जाते हैं भाई प्लेयर्स। वो अच्छा खेल रहा है तो हो जाएगा। मैं फिर से वही कहूंगा, अगर इफ एट ऑल हो भी रहे तो किसने अंडर परफॉर्म करे लॉन्ग टर्म में, तुम्हें और किशन भी खेल जाएगा। क्या? किशन भी अच्छा खेल जाएगा टेस्ट में। नहीं तो अगर खेलेगा तो ही रुकेगा टीम में, नहीं। हाँ, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अच्छा नहीं खेलेंगे, मैं कह रहा हूँ इट इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ बीसीसीआई टू एक्सपेक्ट इट। मुझे ये बताओ, केएस भरत कौन सा आईपीएल खेल के सिलेक्ट हुआ है टेस्ट मैचेस में? केएस भरत नहीं हुआ, ठीक है। केएस भरत कौन सा हम लोग हमेशा कहते हैं केएस भरत इसलिए सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि बहुत डिलेमा में इस टाइम पे कि कौन नेक्स्ट आ सकता है, हमें नहीं पता। पुजारा कौन सा खेल के सिलेक्ट हुआ था? इवन पुजारा के टाइम पे तो कौन सा खेल के सिलेक्ट हुआ था? अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं कह रहा हूँ जो प्लेयर्स रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं, अगेन तुमने गिल का नाम लिया, जायसवाल का नाम लिया, अभी इसका क्या कहते हैं, कौन था ये अपना बंदा, ईशान किशन का नाम लिया, ये सब आईपीएल से ही आए हैं भाई। ईशान किशन ने कितने टेस्ट मैच खेले जो तुम उसका नाम एग्जांपल के आया तो है ना, आया तो है, WTC फाइनल की स्क्वाड में था ना, तो था उसके अंदर, और किसी को क्यों नहीं लिया? सरफराज खान क्यों नहीं लिया उस टाइम पे? वो क्यों नहीं आया उस टाइम पे? तो अगर सरफराज खान का तो केस अलग है। अगर सरफराज खान आईपीएल में बहुत अच्छा खेलता, वुड यू हैव बीन सरप्राइज अगर वो टीम में आ गया होता? नहीं आता फिर भी, क्योंकि फिटनेस वाले रीजन अलग है भाई। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि एक थोड़ी एक ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिली है इसके चक्कर में। एंड इवन द प्लेयर्स आई वुड से दे आर नॉट स्टूपिड, दे नो द सिस्टम वेल इनफ टू नो कि कौन सी चीज़ मैटर करेगी अल्टीमेटली, एंड उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट होते हैं। एवरी प्लेयर्स एम इज टू बी इन द इंडियन टीम। अगर उसे पता है कि रणजी ट्रॉफी इज माई डायरेक्ट वे टू एंटर द इंडियन टीम, तो दे विल ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज। आई थिंक एक चीज होता है कि आप यू नो द सिस्टम वेरी वेल, और एक होता है कि आपको बिकॉज यू नो इट वेल, यू थिंक यू नो इट वेल, यू बिकम कंप्लेसेंट एंड यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ओके, आई थिंक बीसीसीआई ने एग्जैक्टली उस चीज को कॉल आउट करा है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। आई थिंक क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि ईशान किशन इसलिए प्रॉब्लम नहीं खेल रहा अभी रणजी ट्रॉफी बिकॉज ही नोज द सिस्टम एंड ही नोज कि मैं आईपीएल में परफॉर्म करके भी आ जाऊंगा टीम में, इसलिए मैं अभी कंप्लेसेंट हो जाता हूँ एंड आई विल टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड कि मैं सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे हर टीम में आ सकता हूँ इंडिया की तीनों फॉर्मेट की। तो आई थिंक उस कंप्लेसेंसी को ही अल्टीमेटली बीसीसीआई ने कॉल आउट करा है बाय सेइंग कि भाई ये सब वाइट बॉल क्रिकेट तक ठीक है, बट अगर देखो रेड बॉल में आना तो पहले उसका रेड बॉल का गेम खेल के आया इंडिया में। एंड अगेन अगर वो ये चीज होती है एक्चुअली में इम्प्लीमेंट, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो वी आर वाचिंग दैट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड भाई राइट नाउ इन दिस टेस्ट मैच। तो बोला भी अभी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अभी ये हो रही है तो इट इज अ गुड थिंग, बट अगर वो लोग आगे भी जाके इसी बेसिस पे लेंगे डिसीजन। आई डोंट थिंक बीसीसीआई ने कभी भी किसी प्लेयर को कॉल आउट करा कि तुम पिछले 5 साल से क्यों नहीं खेल रहे। बात अभी की हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म आ कहां से रहा है। डिसीजन का क्रिटिसिज्म है ही नहीं। मैं तो अगेन मैंने कहा कि इसके पीछे की जो इंटेंट है आपकी, आप ये जो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये चीज इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छी चीज है ये। मैंने कभी बोला ही नहीं कि डिसीजन गलत है। मैं कह रहा हूँ कि इट इज अनफेयर ऑन योर पार्ट टू एक्सपेक्ट कि लोग आईपीएल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ज्यादा, जब आपके पास डिसीजन जो है वो आईपीएल के बेसिस पे आए हैं। डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलो, आपसे उसके बेसिस पे आओगे वेरी वेल। अगर टेस्ट रणजी ट्रॉफी के बेसिस पे आपको टेस्ट टीम सिलेक्ट करनी है तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक मूव। बट इससे पहले तक जो डिसीजन मेकिंग रही है, जो जैसा लोगों का जैसे भी सिलेक्शन प्रोसेस जो चलता आया है, इसीलिए ही लोगों को आईपीएल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे अब तक लोग। एंड अब अगर वो चीज चेंज होती है तो पॉइंट वही है ना, बीसीसीआई ने ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में थोड़ी वैलिड करा ये लॉ।
वो तो अभी क्या तो वही मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई ने आज से 5 साल पहले से क्या होता है उसको लेके गुस्सा थोड़ी है बीसीसीआई। बीसीसीआई अभी जो इस महीने और उसके लिए गुस्सा है, नहीं तो इसीलिए अभी लॉ लेके आई। ये जो न्यूज है कि दे आर नॉट टू हैप्पी विद द प्लेयर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रेड बॉल क्रिकेट, व्हाई, मतलब क्या एग्जैक्टली तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? What else were you expecting? भाई नहीं, मैं तो वही कहूँगा, आई थिंक इट इज़ वेरी क्या कहते हैं उसको, अनवारंटेड टू एक्सपेक्ट कि यार मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा और मैं यहाँ भी खेल जाऊंगा वहाँ भी खेल जाऊंगा। स्पेशली मेरा पॉइंट वही है, अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं ना कि रणजी के बेसिस पे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अभी भी ये लोग क्यों नहीं खेल रहे? उसी चीज़ को कॉल आउट करा है ईशान किशन वगैरह, कृणाल पांड्या वगैरह, क्योंकि इसी मैच में तो दिखी हमें ये चीज। इस मैच में कहा देखिए, ईशान किशन तो साल के स्टार्टिंग से ये चीज कर रहा है, वो तो उसका वो था, भी कर रहा है ये चीज भाई। वो he did not make himself available in the first place. He did not make himself available in the first place. ये चीज उसके थ्रू आई थी, ये चीज टीम इंडिया के थ्रू नहीं आई थी। ये चीज लास्ट पॉडकास्ट में गई थी विराट कोहली की भी, हाँ, कि आई वुड वांट टू सी कि आईपीएल में क्या होता है, बिकॉज ये पर्सनल रीजंस, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट, सब अगर आईपीएल के टाइम पे चले गए तो देयर इज अ बिग हिपोक्रेसी। तो बीसीसीआई ने एग्जैक्टली उस हिपोक्रेसी को कॉल आउट करा है कि तूने हमें बोला कि तू मेंटल हेल्थ के इश्यूज में है, और अभी तू प्रिपरेशन सीधा आईपीएल के लिए ऑलरेडी कर रहा है, तेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज ताकि अगले महीने तक सॉर्ट हो जाएंगे, तो उसी चीज को कॉल आउट करा है। ये तो डिफरेंटली टॉपिक हो गया एकदम। क्यों मेंटल हेल्थ वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, वी आर टेकिंग ईशान किशन एज एन एग्जांपल, हाँ, राइट, अ केस इन पॉइंट, कि ये बंदे इंडिया के मैचेस मिस कर रहे हैं फॉर मेंटल हेल्थ, समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक मैचेस भी मिस कर रहे हैं रणजी के फॉर मेंटल हेल्थ, समझ में आता है, बट ये मेंटल हेल्थ अगर अगले महीने ऑटोमेटिकली ठीक होगी क्योंकि आईपीएल आ रहा है और मुझे पैसा मिलने वाला है, तो फिर ये बहाना है, ये फिर ड्रामा है। एंड एग्जैक्टली उसी चीज़ को वो लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि ये सब जो बहाने तुम दे रहे हो अपने पर्सनल लाइफ के, ये सब अगर आईपीएल के टाइम पे सारे बहाने सॉर्ट हो जाते तो फिर ये बहाने नहीं है, फिर तुम में प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हें आईपीएल के टाइम पे तुम खेल सकते हो तो अब भी जाकर खेलो, वरना फिर डोंट एक्सपेक्ट अस टू सेलेक्ट यू एनी लॉन्गर। से वो उतनी सी बात है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग तो ये लोग करते ही रहेंगे, चाहे मेंटल हेल्थ चल रही हो चाहे कुछ भी चल रहा हो। आई थिंक ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहूँ तुम ट्रेनिंग आईपीएल के लिए करो या डोमेस्टिक के लिए करो, हाँ, अगर तुम आईपीएल खेल रहे हो, हाँ, कोई डाउट है तुम्हें कि ईशान किशन नहीं खेलेगा आईपीएल अगले नहीं खेलेगा ना, हाँ, तो क्या मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी उसके अगले महीने? नहीं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि वो चीज मैंने कब कहा कि बीसीसीआई गलत है? नहीं, तो डोंट यू थिंक ईशान किशन जो कर रहा है वो गलत है कि वो आईपीएल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है? इंडिया के मैचेस मिस कर रहा है, हाँ, डोमेस्टिक मैचेस मिस कर रहा है मेंटल हेल्थ के नाम पे, एंड कह रहा है कि मैं आईपीएल खेल लूंगा, मेरी मेंटल हेल्थ तब सही हो जाएगी। इंडिया के मैचेस मिस कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अगर वो डोमेस्टिक मैचेस मिस करके ये सोच रहा है कि मैं आईपीएल के थ्रू टीम में आ जाऊंगा, ही स्मार्ट। भाई आई थिंक एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होती है आदमी में, और आदमी को खुद भी अपने स्किल सेट इंप्रूव करने की विल होनी चाहिए। भाई मॉरल ऑब्लिगेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होती भाई? अब ये हम किसी पे वो नहीं कर सकते, वी कांट शेम हिम फॉर दिस कि भाई मॉरली तो तेरे को कायदे से तो रेड बॉल क्रिकेट में पहले आना चाहिए, रणजी ट्रॉफी वापस खेलनी चाहिए, उसके बेसिस पे तू सिलेक्ट होगा। क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन तो फिर सिलेक्टर्स में भी होनी चाहिए, वो तो दिखती नहीं। किस चीज़ की? कि या फिर आप उसके बेसिस जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे फिर सेलेक्ट करो। रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हो उसके बेसिस पे टेस्ट टीम बनाओ, आईपीएल खेल रहे हो फिर उसमें सिर्फ T20 में सेलेक्ट करो। तो मॉरल ऑब्लिगेशन गोज बोथ वेज, जो कि हमें दोनों में नहीं दिख रही। तो इट इज़ अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि भाई प्लेयर अपना सही चीज़ कर लेगा और सिलेक्टर करके नहीं देंगे। पॉइंट फिर से मुझे लगता है हम लोग अब ज़्यादा घूम रहे हैं बात पे। आई थिंक पॉइंट मेरा तो वही रहेगा कि तुम्हारी हिपोक्रेसी अगर चल रही है, यू आर मिसिंग गेम्स फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो मिसिंग रेड बॉल डोमेस्टिक गेम्स इन द परस्यूट कि मैं आईपीएल में निकाल के आई विल रिवैम्प माई करियर, तो इट इज़ वेरी अनफेयर। एंड ये हिपोक्रेसी भले ही अभी तक चलती आ रही हो, बट इट विल नॉट सफाइस नो लॉन्गर। आई होप इट डज नॉट। एंड इसीलिए बीसीसीआई ने अभी बोला है ये चीज, ये नहीं बोला किसी को भी कि तुम पिछले 5 साल से आईपीएल को प्रायोरिटी को दे रहे थे, सिर्फ अभी की बात हुई है, और इसीलिए बात अभी लाई गई है। तो मतलब वुड यू एग्री विद दैट? डिफिकल्ट टू से अगेन। मैं यही कहूँगा कि डिसीजन बहुत अच्छा है, एंड अगर ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होती है आई विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट। बट अगर अल्टीमेटली ईशान किशन आईपीएल खेलता है एंड वो सेलेक्ट हो जाता है आगे की टीम में, देन इट वाज मीनिंगलेस टू से कि आपने जो भी चीज़ बोल लिया। हाँ, ये तो बिल्कुल है भाई। अगर बीसीसीआई ने ये बोला अभी कि तुम रणजी के मैच क्यों नहीं खेल रहे हो, और तुम्हें रेड बॉल वैसे तो इंडिया के लिए खेलना, लेकिन तुम रणजी के मैच खेलते नहीं हो, एंड अल्टीमेटली दे गो बैक ऑन देयर ओन वर्ड, एंड आज से 2 महीने बाद ईशान किशन को टेस्ट टीम में ले आए, तब तो मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई की गलती है। बट वो तो व्हाट इफ सिनेरियो है ना फ्यूचर में, अभी तो नहीं हुआ ना वो। तो अभी तो तुम बीसीसीआई को कॉल आउट नहीं कर सकते ना फॉर व्हाट दे आर डूइंग। अभी तो जो कर रहे हैं वो ऑन दिस डेट 14th-15th सब जो भी जब भी पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, एज ऑफ दैट डेट व्हाट बीसीसीआई इज डूइंग इज इन माय ओपिनियन एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड यही
टेम्पलेट आगे वाली जनरेशन के लिए सेट होना भी चाहिए. राइट. इसी से ऑल फॉर्मेट वो वन फॉर्मेट प्लेयर्स निकल के आएंगे. सो मैं तो आई थिंक दिस इज अ हिस्टोरिक मूव एंड अ वेरी नाइस वन. थोड़ी छड़ी लगा के रखनी चाहिए थी. बट ऑन दैट नोट वील एंड टुडेस पॉडकास्ट. होप इस हीटेड डिस्कशन से सबको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अलग पर्सपेक्टिव्स मिले हो. ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. बाकी जो आपको नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए वो आपको मुंह दिखाएगा. वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे. हाँ, तो इसको भी देखिएगा आप और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.